हेलो हेलो, ऑडियो वीडियो क्लियर आ गया है सारा? गुड इवनिंग गुड इवनिंग। रोटाटी खा के आए हो सारा? फुल टाइम है तकन? गुड इवनिंग। चरण स्पर्श राज्य रहो, मौज करो बस यही। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आ जाओ। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? देख पा रहे हो तुम मुझे? बढ़िया बढ़िया, आ जाओ। कैसे हो तुम लोग? बढ़िया, फुल बढ़िया। राम 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 राम। चलो भाई, ज़्यादा बातचीत कौन करा, घनी होगी बातचीत है। अब जो काम की बात स्टार्ट करा। आज जो मैं थाना 8 टॉपिक कराशू और 8 टॉपिक अपन करना है। मैं जो जो सर को बता थान राखना है। ये 8 टॉपिक यहाँ के जगह 8% तो पक्का ही आवे, आने कदे कदे 12 भी आ जाए। 8 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे 8 क्वेश्चन तो आते ही हैं, लेकिन आने को 8 टॉपिक से जो है वो 10-12 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो आज हम इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। टॉपिक्स के बारे में तो 2 मिनट बात करेंगे। आज हम एक टॉपिक को आधा सलटाएंगे। आज हम जो है वो दोस्तों जो है वो एक टॉपिक को आधा सलटाएंगे। पहले से बता देता हूँ भाई, ये 8 टॉपिक होने के बाद ही नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा और आपको कोई नोट्स खुद बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को पॉलिटी अपलोड करवा दी है, ईआरओ पार्ट भी अपलोड हो चुका है। अब ये टॉपिक है, स्टार्ट करें, अपलोड हो जाएगा, ठीक है बात। और पॉलिटी का मैंने आप लोगों को कवर पेज भी दिखा दिया है और कल टाइप आपकी जो है वो प्रिंटिंग में जाएगी और परसों जो है वो दोस्तों आप लोगों की ऑलमोस्ट आ जाएगी। तो 1-2 दिन वेट कर लो, बहुत शानदार किताब बनी है, बहुत शानदार किताब बनी है। अब सारी बातें हो गई। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन से टॉपिक होंगे। आपके राजस्थान भूगोल में मेरे टॉपिक मेंशन है, मेरे मतलब जनरली मैं जो टॉपिक जो आप लोगों को कवर करवाता हूं, तो राजस्थान भूगोल के ये ऐसे टॉपिक है जो हर स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, जो हर स्टूडेंट के पढ़े हुए हैं, और हर बार जो है प्रश्न गलत कराता है। और वो कौन से टॉपिक हैं? उसमें एक टॉपिक दोस्तों आपका वन्य जीव का है, और एक टॉपिक दोस्तों आप लोगों का सिंचाई का है, एक टॉपिक दोस्तों इसके अंदर आपका खनिज का है, और एक टॉपिक दोस्तों इसके अंदर आपका ऊर्जा का है, और एक टॉपिक दोस्तों इसके अंदर जनसंख्या का है, और एक टॉपिक दोस्तों इसके अंदर जो है वो परिवहन का है। एक टॉपिक इसके अंदर किसका है दोस्तों? आपके परिवहन का है। और एक टॉपिक दोस्तों इसके अंदर किसका है? पर्यटन का है। इन टॉपिकों के साथ साथ दोस्तों आपके जो है कृषि और उद्योग, इस टॉपिक के साथ साथ आपका जो है कौन सा? कृषि और उद्योग। ये आपके बेसिक टॉपिक हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो ठीक है, अब सारी बातें हो चुकी हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन बंद किया जा रहा है। गुड नाइट मैं लास्ट में बोलूंगा। आवाज एकदम प्रॉपर आ रही है? बताया था ना माइक खराब हो गया, कल नया मंगाएंगे। आज एकदम परफेक्ट आवाज आ रही है तो दोस्तों बस, और फिर क्या करना है? तो एकदम बताओ, एकदम क्लियर आवाज आ रही है सभी लोगों को? प्रॉपर आवाज आ रही है? अगर प्रॉपर आवाज आ रही है तो फिर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और बढ़िया तरीके से जो है वो मेहनत करते हैं और याद करने की दोस्तों जो है वो कोशिश करते हैं। ठीक है, ऑल गुड? कमेंट ऑफ कर दें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। ज्योग्राफी के पहले ये 8 टॉपिक होंगे और उसके बाद में दोस्तों जो आपके 4 टॉपिक होंगे, भौतिक विभाजन, आपका अपवाह तंत्र, झील, और ये टॉपिक आपके जो है वो बाद में होंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को जो टॉपिक करवा रहा हूं, हाँ ठीक है, तो ये नहीं भी पढ़े हुए, चाहे पहले टाइम पढ़ रहे हो, कभी भी पढ़ रहे हो, आज आपको 2 घंटे पढ़ना है। आवाज प्रॉपर आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? सभी स्टूडेंट एक बार बता दो, कमेंट बंद कर दें। सभी की डिमांड पे जो है वो कमेंट बंद किए जा रहे हैं। ये लो भाई साहब, ये लो, शांति से पढ़ गई। आ जाओ भाई, आ जाओ, पढ़ना अठीन आ जाओ। कितनी देर पढ़ना अपन? 2 घंटा। करते हैं स्टार्ट। राजस्थान की जैव विविधता का जो टॉपिक है, इस टॉपिक से आरएस में हर बार एक प्रश्न आने की पूरी गारंटी है। आते कभी कभी 3-3 प्रश्न हैं, आते कभी कभी 3-3 प्रश्न भी है। जब आप पीएसआई की तैयारी करें, चाहे आप कोई भी एग्जाम दें दोस्तों, जो है वो उसके अंदर इन टॉपिक से प्रश्न जो है वो पक्का आता है। और प्रश्न जब पक्का आता है तो यहाँ इस टॉपिक के बारे में आपको समझना होगा कि जो आपके यहाँ पे वन्य जीव का जो टॉपिक है, इसके अंदर आप लोगों को जो है वो क्या क्या पढ़ना चाहिए। आपको इस टॉपिक के अंदर दोस्तों, आपको यहाँ जो है वो क्या क्या कवर करना चाहिए। इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले आपको जो है वो सामान्य जानकारी के अंदर आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण चीजें पता होनी चाहिए कि आपके यहाँ महत्वपूर्ण दिवस क्या है, या फिर दोस्तों आपके महत्वपूर्ण एक्ट कौन से हैं, या फिर दोस्तों आपके यहाँ पे महत्वपूर्ण जो है वो केंद्र कौन से हैं। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है। फिर अगली जो है वो संभावना कहाँ से रहती है दोस्तों? आपके यहाँ पे
नेशनल पार्क से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, और नेशनल पार्क के साथ साथ अभ्यारण्य से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। फिर दोस्तों आपके आजकल जो है वो आखेट निषिद्ध क्षेत्र हो रखे हैं, आखेट निषिद्ध क्षेत्र जो है वहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। उसके साथ साथ आपके जो जंतुआलय हैं, जो आपके जो है वो जंतुआलय जो हैं वहाँ से दोस्तों संभावना रहती है। उसके अलावा दोस्तों और आपके यहाँ पर जो है वो कंजर्वेशन एरियाज़ हैं, क्या हैं दोस्तों, आपके कंजर्वेशन एरियाज़ हैं, वहाँ से संभावना रहती है। कंजर्वेशन संरक्षित क्षेत्र जो है वहाँ से संभावना रहती है। ये हम लोगों को जनरली जितने भी टाइप हैं ये हम लोगों को पढ़ना ही है। उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे एक प्रश्न आजकल शुभंकर का भी आता है। एक प्रश्न किसका आता है भाई, आपके शुभंकर का भी क्वेश्चन जो है वो आने की संभावना रहती है। उसके बाद में इसी टॉपिक में करंट एड हो जाता है और आप लोग देखते हो वन पर्यटन, आप लोग देखते हो वन पर्यटन। और वन पर्यटन में आप लोग क्या क्या देखते हो भाई साहब, आप लोगों ने सुना होगा इको टूरिज्म नीति है, आप लोगों ने सुना होगा लोयन सफारी है, एलिफेंट सफारी है, टाइगर सफारी है। अब तो हम लोग जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे तेंदुआ सफारी के बाद में अब तो चीता सफारी पर जाने वाले हैं। आपने तो करंट में ये तक पढ़ा है कि सज्जनगढ़ में जो है वो एक जोड़ा आ रहा है शेर का, वो भी कहाँ से, जूनागढ़ से। तो दोस्तों बताओ, अब तो अपने को जो है सारी चीज याद करनी है। तो टॉपिक काफी बड़ा है और जिसको हम दो भाग में पढ़ेंगे। एक भाग दोस्तों आज हम कवर करेंगे, एक भाग हम जो है वो कल कवर करेंगे। 2 दिन में इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, 11 भी बजे, 11:30 भी बजे, जितना भी टाइम लगे, लेकिन टॉपिक हमें करना है कंप्लीट। क्योंकि ये महीना जितना अच्छा यूटिलाइज करेंगे तभी अगले महीने में शांति थोड़ी सी पड़ेगी कि हाँ भाई अब ये चीज कवर करनी है। तो करें स्टार्ट, तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों याद रखें इस टॉपिक के बारे में आपको महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण केंद्र और कुछ एक्ट के बारे में मोटा मोटी पता होना चाहिए। जब हम इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों जो बायोडाइवर्सिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपके यहाँ प्रथम जो आपका अर्थ समिट हुआ था उसके अंदर दोस्तों जो है वो जैव विविधता की क्या परिभाषा दी गई थी कि पृथ्वी पर अंतः क्षेत्रीय स्थल, सागरीय या अन्य जो भी इकोसिस्टम है वहां पे जितनी भी स्पीसीज हैं, वो जितने भी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसे ही जो है वो दोस्तों आपकी क्या कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। याद होगा कि जैव विविधता के जनक के रूप में किसे माना जाता है, एडवर्ड विल्सन। किसे दोस्तों आपके यहाँ पे, एडवर्ड विल्सन को जो है वो दोस्तों जो है वो जैव विविधता का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है, एडवर्ड विल्सन को। वॉल्टर जी रोजेन ने नाम दिया था लेकिन जनक एक आ जाता है। इकोलॉजी में जनरली संदीप सर आपको पढ़ाते हैं तो बात हुई होगी। मैं यहाँ पे ये बार बार नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आगे काम आएगा। IUCN, रेड डाटा बुक, क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज, किस प्रकार की संकटग्रस्त प्रजाति। तो याद रखें अपने यहाँ एक संस्था काम करती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN नाम की एक संस्था है जिसकी स्थापना 1948 के अंदर हुई। और ये संस्था जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर किसके लिए काम करती है, नेचर के कंजर्वेशन के लिए काम करती है। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर, एक बुक जारी करती है रेड डाटा बुक, जो कि 1972 से आ रही है। रेड डाटा बुक जो कि आपके यहाँ कब से आ रही है, 1972 से आ रही है। तो एक चीज तो ये याद रखनी है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN जो है उसकी स्थापना 1948 के अंदर स्विट्जरलैंड में होती है और वहां पर इसके द्वारा एक बुक जारी की जाती है, रेड डाटा बुक। कभी कभी क्या होता है, बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, प्रश्न पूछ लेते हैं रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, या IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है, या ये पूछ लेते हैं रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, जनरली आप लोगों को पता होना चाहिए। अब जब हम जैव विविधता संरक्षण की बात करते हैं तो 2 प्रकार का होता है, एक तो स्वस्थान है जिसे हम इन सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं, और एक बहिस्थान है जिसे एक्स सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब ये हुआ कि दोस्तों जीव जंतु को वहीं पर उसी के प्राकृतिक आवास में अगर हम संरक्षण प्रदान करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्थानिक संरक्षण या इन सीटू कंजर्वेशन, हाँ इन, या फिर दोस्तों आपका जो वो क्या बोलते हैं, इन सेटू। याद रखें आप लोगों को ये चीज जो है वो याद होनी चाहिए, या हम उसे क्या बोलते हैं, इन सेटू। जिसका मतलब क्या हुआ, जैसे नेशनल पार्क है, जिसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपके नेशनल पार्क है, जैसे आपके क्या है, नेशनल पार्क है। तो अब नेशनल पार्क है तो हम कोई वहां से
तेंदुए को, बाघ को, हाथी को वहां से ला थोड़ी रहे, हम उन्हीं के आवास में हम संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। हम जो है उसे कोई किसी भी प्रकार के जो जू में नहीं ला रहे हैं, किसी भी प्रकार के बायोलॉजिकल पार्क में नहीं लेके आ रहे हैं, हम उसे वहीं आपकी सेंचुरी है, आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, वहीं पे हम उनका संरक्षण कर रहे हैं। वहीं पे आप देखेंगे टाइगर रिजर्व के अंदर अनुमति से ही आप जा सकते हैं। हाँ, रात को नहीं जा सकते, दिन में ही जा सकते हैं, गाड़ी रोक नहीं सकते, हॉर्न बजा नहीं सकते। ये क्यों किया गया है? ठीक है, ये इसीलिए किया गया है कि ठीक है टूरिज्म भी हो जाए, उसके साथ साथ संरक्षण भी रहे। तो अगर आपके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण प्रदान किया जा रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे दोस्तों इन सिटू कंजर्वेशन। और यहां से प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा इन सिटू का एग्जांपल है? नेशनल पार्क है, चाहे टाइगर प्रोजेक्ट हो, चाहे आपके यहां सेंचुरी हो, चाहे कंजर्वेशन एरिया हो, चाहे मृग वन हो, चाहे उपवन हो, चाहे आपके आखेट निषिद्ध क्षेत्र हो, चाहे आपके आखेट निषिद्ध क्षेत्र हो, ये सारे के सारे इन सिटू कंजर्वेशन है। मतलब वन्य जीव को उसके प्राकृतिक आवास में ही, मतलब वन्य जीव को उसके प्राकृतिक आवास में ही हम लोगों ने क्या उपलब्ध करवा दिया? कंजर्वेशन उपलब्ध करवा दिया, संरक्षण उपलब्ध करवा दिया। उसे बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन या दोस्तों जो है स्वस्थानिक संरक्षण। ऐसा आ जाता है निम्न में से कौन सा इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल नहीं है, और फिर बाद में इधर से कुछ डाल देंगे। जैसे आप बायोलॉजिकल पार्क की बात कर लो, जंतुआलय की बात कर लो, जू की बात कर लो, जीन बैंक की बात कर लो, बीज बैंक की बात कर लो, ये सारे के सारे क्या एक्स सिटू कंजर्वेशन, जिसमें जो भी आपकी जो प्रजाति है, जो भी स्पीसीज है, चाहे जीव जंतु हो चाहे वनस्पति हो, उसे उसके प्राकृतिक आवास से हटाकर किसी अन्य स्थान पर उसका संरक्षण प्रदान किया जाए, उसे जो है वो अन्य स्थान पर संरक्षण प्रदान किया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्स सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? आपके यहाँ पे एक्स सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। तो आप आप जो है वो ये याद रख लेंगे, स्वस्थानीय और बहिस्थानीय, ये किस किस को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एकदम बेसिक्स है। केवल ऐसे नहीं बताना कि ये नेशनल पार्क है, इतनी सेंचुरी है, याद कर लो, ऐसे काम नहीं चलेगा। याद करवाऊंगा, साथ के साथ याद करेंगे बढ़िया तरीके से जो आप पढ़े। तो ये टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले जो है वो बात कर रहे हैं कि टाइप ऑफ कंजर्वेशन क्या है। अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, संरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन सिटू और एक्स सिटू मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा। इनको अलग अलग टाइप को मतलब याद करने से ज्यादा बेटर है आप अंडरस्टूड करें कि अगर उसी के प्राकृतिक आवास में, कहाँ सर नेशनल पार्क तो जो है ना उसके अंदर संरक्षण वहीं किया जाता है, टाइगर प्रोजेक्ट में वहीं किया जाता है, सेंचुरी में वहीं किया जाता है, कंजर्वेशन एरिया के अंदर वहीं किया जाता है। हाँ, जैविक उद्यान में हम लाते हैं, वहां दूसरी जगह से किसी भी वन्य जीव को, जंतुआलय में लाते हैं किसी वन्य जीव को, तब जाके उसे बचाते हैं। और ये कंडीशन तब आती है जब एकदम ही खत्म होने लग जाए आपके यहाँ कोई प्रजाति, तब जाके लास्ट के अंदर ये कंडीशन होती है। जैसे गोडावण के लिए हम कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर भी बना रहे हैं, प्रजनन केंद्र भी बना रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब वो संकटग्रस्त प्रजाति हो गई है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, अपने संविधान में क्या प्रावधान है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि हमारे मौलिक कर्तव्यों के अंदर लिखा है कि प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है कि वह वन, झील, नदी और वन्य जीवों सहित पर्यावरण की रक्षा करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। तो दोस्तों जो है वो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। याद है क्या? ये संविधान में पढ़ा हुआ है क्या? कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी कभी जो है वो दोस्तों आप लोगों से जो है वो पूछा जा सकता है। अब जो है वो कुछ जो है वो हम दिवस याद करते हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब जो है कुछ दिवस याद करते हैं और यहाँ से जो है वो दोस्तों जो है वो कुछ याद करते हैं। अब देखो इनमें से ये तीन तो एकदम सिंपल है, ये तो सबको याद होने वाले हैं और ये तो मैं बार बार याद करवाता ही हूँ। जो विश्व जल दिवस है, जो आपका विश्व जल दिवस है, जो आपका वाटर डे है, ये 22 मार्च को आता है। जो दोस्तों आपका अर्थ डे है, ये दोस्तों 22 अप्रैल को आता है। और जो बायोडाइवर्सिटी डे है, ये दोस्तों 22 मई को आता है। मार्च, अप्रैल और मई, ये तीन तो मैं आपको इजीली याद करवा दूंगा, इनमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर्यावरण दिवस, ये आप सबको याद होगा। इस बार मोदी जी ने भी जो है वो बोला था एक वृक्ष माँ के नाम अभियान, याद आया कुछ? मोदी जी ने भी स्टार्ट किया था। तो ये विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को आता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून का आता है।
अब लोगों के लिए ये सरल हो गया, तो अब जो है एग्जाम वाले ओजोन संरक्षण दिवस पूछने लग गए। तो ओजोन संरक्षण दिवस जो है वो दोस्तों आपका कब आता है? 16 सितंबर को आता है। ओजोन संरक्षण दिवस कब आता है दोस्तों आप लोगों का? 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस आता है। 16 सितंबर को क्या आता है? ओजोन संरक्षण दिवस आता है। और फरवरी में जो है वो विश्व आर्द्र भूमि दिवस आता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस आता है। और वन्य जीव दिवस 3 मार्च को आता है। को सर आता तो है, ये तो हमें पता है, लेकिन ये याद कैसे होता है? हाँ, इसके बारे में बात करेंगे। आता है तो याद कैसे होता है उसके बारे में भी बात करेंगे भाई, क्या ही समस्या है। ठीक है, तो अभी करेंगे, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। और सारी चीज़ें जो है वो दोस्तों आप लोगों को जो है वो याद भी करवाएंगे। तो चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं इनके बारे में, जो भी आपके जो है वो जितने भी दिवस है। तो इसमें से पहले 3 याद करते हैं। 3 क्या याद करें भाई साहब आपके यहाँ पे? आप ऐसे लिखो एक बार कि मैम को जो है वो वेब सीरीज पसंद है। अब कोई सी भी मैम हो भले, कैसे याद कर लो। यह आप लोगों को याद रखना है। यहाँ बात हो रही है मार्च की, यहाँ बात हो रही है अप्रैल की, और यहाँ बात हो रही है मई की, है ना। और बात क्या हो रही है? 22 मार्च की, 22 अप्रैल की और 22 मई की। अब मैम को वेब सीरीज पसंद है तो वाटर डे, और दोस्तों जो है वो आप लोगों का अर्थ डे और बायोडाइवर्सिटी डे, इन 3 को तो याद करो, साथ के साथ याद करो। वैसे बहुत सारे दिवस याद करने होते हैं, करंट में अगर आया हुआ है तो जनरली करता ही है स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी काम के जो है उन्हें तो एटलीस्ट जो है वो याद करने की कोशिश हम लोगों को जो है वो करनी चाहिए। जो काम के हैं उन्हें तो याद करने की जो है वो कोशिश हम लोगों को जो है वो करनी चाहिए। तो थोड़ा सा जो है पढ़ लेंगे भाई। तो मैम को क्या पसंद है? वेब सीरीज पसंद है। आजकल किसको नहीं, मैम को हो, चाहे सर को हो, चाहे भाई को हो, चाहे बहन को, सबको वेब सीरीज पसंद है। मूवीज का जमाना तो वैसे ही चला गया। तो वाटर डे, अर्थ डे और बायोडाइवर्सिटी डे मेरे हिसाब से आप लोगों को याद हो गया होगा। हाँ सर ये तो याद हो गया। फिर एक काम की चीज क्या याद रखनी है? 2 फरवरी को दोस्तों आपका आर्द्र भूमि दिवस आता है। ये सबको पता है। 2 फरवरी को आपका क्या आता है? वेटलैंड दिवस आता है, आर्द्र भूमि दिवस आता है। क्या आता है? आर्द्र भूमि दिवस आता है। और आर्द्र भूमि दिवस आता है तो दोस्तों जो है वो एक तो इसको याद करो, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत सारी वेटलैंड हैं। हाँ, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस आता है। 5 जून को सर पर्यावरण दिवस आता है, ये तो पता है। 5 जून को क्या आता है? पर्यावरण दिवस आता है, ये भी पता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस आता है, ये भी पता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस आता है, ये भी पता है। तो फिर बाद में 2 ही तो बचे हैं ना, कौन से? एक तो वन्य जीव दिवस, एक तो हाँ वाइल्ड लाइफ दिवस, ये। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बार बार पूछते हैं ओजोन संरक्षण दिवस। तो ओजोन संरक्षण दिवस दोस्तों आप लोगों को याद होना चाहिए, कितना है? 16 सितंबर। क्या याद होना चाहिए? 16 सितंबर ओजोन संरक्षण। इसको बाद में याद कर लेना 3 मार्च, इतने याद कर लो अभी मेरे कहने पे। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, हाँ वाटर डे, अर्थ डे, बायोडाइवर्सिटी डे। 2 फरवरी, फरवरी में आर्द्र भूमि दिवस। और दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो 5 जून है आपका पर्यावरण दिवस। 5 जून आपका क्या? पर्यावरण दिवस। अभी एक बार कहने पे इतना याद कर लो, एक बार कहने पे इतना याद कर लो। तुम्हारा जी करे ना सर बातचीत करनी है थोड़ी, तो बता देना, मैं 20 मिनट बाद में तुम्हारे लिए कमेंट सेक्शन ओपन कर दूंगा। जी करे तो तुम्हारा बता देना, नहीं करे तो कोई बात नहीं, है ना। बात बाद में कर लेंगे। अब थोड़ा सा 15-1 दिन खींच लो सिलेबस को, ताकि मैं भी टेंशन फ्री हो कि लास्ट में न्यू ईयर के टाइम 1-2 दिन छुट्टी कर सकूं, है ना। तो बस इतना सा ही उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं है। तो थोड़ा सा सिलेबस को खींचो, थोड़ा सा जो है वो याद करने की कोशिश करो। इन सब टॉपिक्स के जो है वो अपन टेस्ट भी रखेंगे, ताकि जो प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो ये याद रह जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिखने का मन कर रहा है तो लिखाएंगे। अभी थोड़ी देर रुको। अब दोस्तों हमें कुछ एक्ट भी याद करने हैं। ज्यादा एक्ट याद नहीं करने, बट एटलीस्ट हमें जो है वो थोड़े एक्ट तो याद होने चाहिए। और वो कौन से दोस्तों? एक तो वन्य जीव संरक्षण एक्ट का बार बार जिक्र आएगा। एक तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो इसका बार बार जो है वो जिक्र आएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये आया था 1972 के अंदर। एक तो ये एक्ट सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि नेशनल सेंचुरी की बात हो, हाँ नेशनल पार्क की बात हो, चाहे सेंचुरी की बात हो, इसी में प्रावधान है। एक तो आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट हो गया। उसके बाद में दोस्तों आता है आपका वन संरक्षण अधिनियम। एक आता है दोस्तों आपका वन संरक्षण एक्ट। और तो वन संरक्षण एक्ट जो है वो दोस्तों आपका जो है वो 1980 के अंदर दोस्तों जो है वो वन संरक्षण एक्ट आता है। अब भाई किसी ने कहा वन्य जीव संरक्षण कर लिया, वन का संरक्षण कर लिया, भाई अलग अलग संरक्षण करने की क्या जरूरत है? पूरे पर्यावरण का ही संरक्षण करो ना।
पूरे पर्यावरण का संरक्षण करो। पहले अपने क्या कहा, केवल वाइल्ड लाइफ बचाएंगे, फिर उनका फॉरेस्ट बचाएंगे। अरे भाई पूरा इन्वायरमेंट ही बचा लो। तो फिर अगला एक्ट आता है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण। क्या दोस्तों आपका एक्ट किसका आता है? पर्यावरण संरक्षण का अधिनियम आता है। और पर्यावरण संरक्षण एक्ट हमारे यहाँ जो है वो 1986 में आता है, 1986 में आता है, 1986 में आता है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण एक्ट। तो फिर किसी भले आदमी ने कहा कि पहले आपने वन्य जीव की बात करी, फिर आपने वन संरक्षण की बात करी, फिर आपने कहा पर्यावरण ही बचाएंगे, इससे अच्छा जैव विविधता का संरक्षण कर लो, सब कुछ इसमें इंक्लूड ही हो जाएगा। आगे बढ़ो ना, शब्द को और जो है थोड़ा जो है वो व्यापकता दो। तो पहले वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 में आता है, फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आता है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986 में आता है, और 2002 में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट आता है, जिसमें दोस्तों आपका क्या है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, 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 यह आपका 2002 में आता। कभी नहीं रटना पड़ेगा, अगर आप बूस्टर पे पढ़ेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा, मन लगा के पढ़ो, सब कुछ हो जाएगा। ये एक्ट भी ये सामान्य से प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इतने सामान्य हैं कि आपके कंटेंट में होते हुए भी आपका याद करने का मन नहीं करता। इससे ज्यादा सामान्य और क्या हो सकता है, आपका जी नहीं करता कि इनको पढ़ें। और ये हर एग्जाम के अंदर चलता फिरता है। एग्जामिनर को जब कोई और प्रश्न बनाने की इच्छा नहीं हो तो वो सोचता है यार ये प्रश्न ठीक है ना, पूछ लो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, पूछ लेता अगला, अगले को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अगला प्रश्न पूछ लेता है। फिर आप सोचा वो तो भेजा ही सरल बेटे में याद कौन करो। तो हम बहुत डिटेल में जा रहे हैं, एक एक नेशनल पार्क याद कर रहे हैं, हम सेंचुरी याद कर रहे हैं, एक एक चीज याद कर रहे हैं। तो फिर जब इतना डिटेल में जा रहे हैं तो एटलीस्ट इतना तो पढ़ के जाए, एटलीस्ट जो है वो इतना तो पढ़ के जाए ना। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 72 में आता है, वन अधिनियम 1980 में आता है, पर्यावरण संरक्षण 86 में आता है, जैव विविधता 2002 में आता है। तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए अभी मौका दिया जाएगा, तुम आतुर हो रहे हो तुम्हारा टैलेंट दिखाने के लिए, लेकिन आतुरता रखें। जब मैं 3 चीज करवा दूंगा, और 3 चीज क्या, दिवस, अधिनियम और दोस्तों आपके केंद्र, फिर जब मैं नेशनल पार्क की तरफ मूव करूंगा तो एक बार कमेंट सेक्शन ओपन करूंगा और तुम सब लोगों की सहमति लूंगा, अनुमति लूंगा, फिर ही आगे चलेंगे। लेकिन आपको क्या याद रखना है, 2 फरवरी को दोस्तों आप लोगों का जो है वो आदर भूमि दिवस याद है, आदर भूमि दिवस आप लोगों को याद है। और दोस्तों मैम को क्या पसंद है, वे पसंद है, तो 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई वाटर डे, अर्थ डे और बायोडाइवर्सिटी डे। और 5 जून को सर जो है वो आता है पर्यावरण दिवस, 5 जून को आता है पर्यावरण दिवस। और 16 सितंबर को आता है ओजोन संरक्षण दिवस। क्या आता है, ओजोन संरक्षण दिवस। और अगर हम एक्ट की बात करें तो वन्य जीव का जो एक्ट है वो दोस्तों आप लोगों का कब आया, 1972 के अंदर आया। और वन का जो एक्ट है वो कब आया, 1980 में आया। फिर किसी आदमी ने कहा कि भाई पर्यावरण का ही संरक्षण कर लो ना, तो 1986 में आया। और फिर किसी ने कहा जब इतनी बात हो रही है तो बायोडाइवर्सिटी का ही कंजर्वेशन कर लो ना, जैव विविधता का, तो कब आया, 2002 में आया। यहां तक की बात किसको क्लियर? हाँ, और धन्यवाद बोलो उनको जो कमेंट नहीं कर पा रहे, जो बार बार बीच में आपके लिए बाधा बनते हैं। तो हमारी क्लासेज अब लगातार ऐसी चलेगी, आगे आने वाले 2 माह में चाहकर भी आप हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है कि वो अपना सिलेबस करें, रिवीजन करें, रिजल्ट देवें। केवल और केवल कमेंट के लिए उष्ट थोड़ी खोला है, कोई रिजल्ट निकालो, नाम करो, तब बात चले ना, हैं, वो भी तो जरूरी है। तो थोड़ा सा देखो, बताओ, इतनी बात क्लियर। अब कुछ हम लोग जो है महत्वपूर्ण केंद्रों के बारे में बात करते हैं। राजस्थान में अगर हम केंद्र देखें तो राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र दोस्तों आपका कहाँ पे है, तो याद रखें राजस्थान में वानिकी फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग सेंटर अगर आप याद देखेंगे तो वो जयपुर में है। कहाँ है, जयपुर में है। लेकिन किसी को अगर मरुवन से संबंधित है, डेजर्ट फॉरेस्ट से संबंधित ट्रेनिंग लेनी है तो वो जोधपुर जाओ, और किसी को केवल वन से ही संबंधित लेनी है तो वो अलवर जाओ। क्या याद रखना है, वानिकी एवं वन्य जीव ट्रेनिंग सेंटर अगर कहाँ है तो वो जयपुर में है। लेकिन मरुवन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है दोस्तों, आपके जोधपुर में है। और वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ रखा है इन्होंने, अलवर में रखा है। कहाँ रखा है दोस्तों, अलवर में रखा है। तो आप लोगों को ये प्रॉपर जो है वो याद होना चाहिए कि जो है वो वानिकी और वन्य जीव, वानिकी और वन्य जीव का जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है ये दोस्तों आपका कहाँ, झालाना जयपुर के अंदर है। लेकिन अगर किसी को मरुवन का लेना है प्रशिक्षण तो मरुवन
ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर में है। और दोस्तों जो है वो वन प्रशिक्षण के अंदर जो है वो दोस्तों आप लोगों का जो है वो किसके अंदर है, वन प्रशिक्षण के अंदर जो है वो दोस्तों आप लोगों का अलवर में है। ये 3 तो याद हुए। अब देखो तुम्हें ले चलता हूं हमारे यहाँ सुजानगढ़ के पास ताल छापर, वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान इकोसिस्टम ट्रेनिंग सेंटर, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग सेंटर, ये हमारे यहाँ खोला गया। ये बजट में खोला गया था। और कोई चीज बजट में ये आए तो मेरा बहुत मन करता है कि उसे सब्जेक्ट के साथ जोड़ दें। और जब कोई बात सुजानगढ़ ताल छापर चूरू की हो तो फिर बाद में जोड़ना लाजमी है। तो पहले ये करंट था, अब इसे हमने सब्जेक्ट में जोड़ दिया। पूछ ले अगला कि रेगिस्तान पारितंत्र जो है वो दोस्तों डेजर्ट इकोसिस्टम से संबंधित जो है वो आपका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला गया है। अगर ये पूछ ले तो ताल छापर चूरू के अंदर दोस्तों जो है वो ये आपका सेंटर खोला गया है। अब सेंटर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण संरक्षण और दोस्तों जो है जलवायु परिवर्तन के लिए जो है वो दोस्तों आपका जो है वो कंजर्वेशन सेंटर कहाँ खोला गया। अब अतो बड़ो काम तो देखो हमारे ताल छापर में तो वैगोन जायज बात है भाई, अतो बड़ो काम तो क्या हुआ ताल छापर के अंदर, तो अतो बड़ो काम तो जयपुर में ही हो उसका। तो ये भी करंट में ही था कि सेंटर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज, ये भी दोस्तों आपके कहाँ, जयपुर के अंदर ही ये सेंटर खोला गया है। ठीक बात है। और कई सेंटर है कि गुरु जी, हाँ और है। सतत परिवेश वायु गुणवत्ता के अंदर कितने अपने यहाँ, वायु गुणवत्ता के अंदर अपने 9 हैं, 9 याद रख लो। जयपुर में 3 है, एक जोधपुर में, अजमेर में, पाली में, उदयपुर में, अलवर में, भिवाड़ी में, लेकिन इतो याद रख लो था। कहीं याद रख लो, सतत परिवेश वायु गुणवत्ता के अंदर कितने अपने यहाँ पे 9 हैं। बीज उत्पादन एवं भंडारण के अंदर जयपुर में है। गोडावण प्रजनन के अंदर दोस्तों आपके यहाँ पे कहाँ पे है, गोडावण प्रजनन के अंदर आपके जोधपुर में है। और उसके साथ साथ आप लोग याद रखें कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर 2 खोले गए थे प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए। एक दोस्तों आपके सोरसन 12 में खोला था, एक रामदेवरा जैसलमेर में खोला था। लेकिन ये हम अलग से गोडावण के बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, यहाँ पे आपको इनको बहुत स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं है। अलग से गोडावण के बारे में पढ़ेंगे ना तब पढ़ लेंगे, लेकिन आप तो बस अभी तो केवल इन्हीं पे ध्यान दो। तो केंद्रीय गोडावण प्रजनन के अंदर कहाँ पे, जोधपुर में। केंद्रीय गोडावण प्रजनन के अंदर कहाँ पे, जोधपुर में। विश्व वानिकी, आप दोस्तों याद रखें, विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान कहाँ, झालाना। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप ट्रेनिंग के लिए ओटीएस जाएंगे, तो ओटीएस जाएंगे तो जस्ट आपके पास में जो है वो दोस्तों आपको ये मिलेगा, विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान है झालाना जयपुर के अंदर। जब आप लोग कभी भी जवाहर कला के अंदर जाते हैं तो उसके सामने वाला गेट देखना आपको मिलेगा। हाँ, ग्रास फार्म नर्सरी, आप दोस्तों ये भी आपके कहाँ पे, जयपुर में। वन अनुसंधान फार्म, आपके फॉरेस्ट रिसर्च के जो फार्म है वो भी 4 है, गोविंदपुरा में, बांकी में, सीसाराम उदयपुर में और उदयपुर में। गुरु जी अता तो 9 10 इतना तो क्या याद हुआ, अता तो क्या याद हुआ, इनाम तो कोई जो है वो नेशनल पार्क सेंचुरी यही याद। देखो भाई बात ऐसी है, ये बहुत फैक्चुअल पोर्शन है जो स्टार्टिंग का आधा घंटा पढ़ रहे हो ना, इसमें तुम्हें आनंद नहीं आएगा, आगे आनंद आएगा। मैं तुम लोगों को बढ़िया तरीके से देखो शेर दिखाऊंगा, तुम्हारी इच्छा है वो मतलब एकदम बाग बूग सारी बात करेंगे। हम नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में नेशनल पार्क में हम जो है वो देखेंगे हमारे यहाँ रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे। बात करते करते प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करेंगे, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, केवलादेव बिहार के बारे, केवलादेव भवन के बारे में हम लोग जो है केवलादेव के लिए पक्षी बिहार के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, सबके बारे में बात करेंगे। कुरंजा पक्षी, साइबेरियन करें, सबके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर सलीम अली, आप लोग अगर ज्योग्राफी के ये टॉपिक भी मुझसे पढ़े हुए हैं ना अगर किसी ने पुराने, तो उसके मेंस में साइंस का पोर्शन भी कवर हो रहा था जो आपकी ज्योग्राफी में जनरली मैं करवा देता हूँ। एक तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया और एक जो मिल्क मैन ऑफ इंडिया, दोनों के दोनों मैंने करवा रखे थे जो आपके एग्जाम में आए थे। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करो, ऐसे मत करो कि सर इतना फैक्चुअल पोर्शन कैसे याद होगा। याद करवा दूंगा, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, अभी याद कर लेंगे, साथ के साथ याद कर लेंगे। थोड़ा जो है वो इंटरेस्ट बनाए रखें। अभी कमेंट सेक्शन खोलने वाला हूँ मैं, 2 मिनट बाद में प्रसाद बंटेगा तुम्हारे लिए। हाँ चलो आ जाओ। तो क्या याद रखना है गुरु जी, देखो ज़्यादा तो याद को नहीं है पर एक तो याद है, वानिकी और वन्य जीव के लिए आपने बताया जो तो हमें पता है को, हाँ सर ये तो जयपुर में है। उसके साथ साथ आपने ये कहा कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन,
क्लाइमेट चेंज है, और दोस्तों जो है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए जो आपका सेंटर ऑफ कंजर्वेशन जो है वो भी कहाँ पे, जयपुर में है। हाँ ये भी सही बात है। ग्रास फार्म नर्सरी जो है ये भी दोस्तों जो है वो आपका जो है वो कहाँ पे, जयपुर में है। ग्रास फार्म नर्सरी ये भी कहाँ पे है सर, जयपुर में है। और झालाना वाला जो उद्यान है आपका, विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान है, विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान ये भी जयपुर में ही है। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान है ये भी दोस्तों आपका जो है वो जयपुर में ही है। ये इतने तो आप लोगों को जो है उद्यान, ये इतने तो आप लोगों को जो है वो याद है ना। हाँ उद्योग ही लिखा जाता है एक और आदमी से, इतने तो याद है। ये कहाँ पे है, ये तो सर जयपुर में है, ये तो याद कर लेंगे, ये तो याद कर लेंगे, कर लोगे ना याद, ठीक है। लेकिन अगर पूछ ले वन का प्रशिक्षण किसी को लेना है तो भाई वन का तो अलवर में मिलेगा, वन का तो अलवर में मिलेगा। लेकिन अगर कोई पूछ ले मरुवन का लेना है तो मरुवन का भाई साहब जो है वो आपको जो है वो जोधपुर में मिलेगा। और जोधपुर में उसके साथ साथ दोस्तों आपके यहाँ क्या है, तो जोधपुर में उसके साथ साथ गोडावण प्रजनन के अंदर भी है, क्या है, गोडावण प्रजनन के अंदर भी है। और कोई कह दे रेगिस्तान पारितंत्र के ऊपर कहाँ पे बना है, वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र के ऊपर सेंटर जो है वो ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बना है, तो वो आपके ताल छापर अभ्यारण्य में बना है। कहाँ बना है, ताल छापर अभ्यारण्य में बना है। कर लोगे तुम लोग, मेरे को पूरा विश्वास है। याद तो तुम्हें 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी याद है, फिर बाद में मैम को वेब पसंद है, मतलब 22 मार्च, अप्रैल और 22 मई वाटर डे, अर्थ डे और बायोडाइवर्सिटी डे, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस तुम लोगों को याद है, 1972 में वन्य जीव संरक्षण, फिर वन संरक्षण 80 के अंदर, 86 में पर्यावरण संरक्षण और फिर 2002 में बायोडाइवर्सिटी संरक्षण। तो याद तो तुम्हें वही है, तो ये तो क्या ही बड़ी बात है, कर लोगे ना। तो फिर बाद में ये 4 नाम याद करो ना, आपके यहाँ पे जो है वो वन अनुसंधान फार्म 4 है, गोविंदपुरा जयपुर, बांकी जयपुर, सीसाराम उदयपुर और उदयपुर। करो करो साथ के साथ। हाँ अभी फैक्चुअल पोर्शन पूरा होने के बाद में कमेंट सेक्शन खोलूंगा, 5 मिनट और रुकना पड़ेगा तुम्हें। फैक्चुअल पोर्शन पूरा होने के बाद में कमेंट सेक्शन खोला जाएगा, 5 मिनट और रुकना पड़ेगा तुम लोगों को। हाँ फैक्चुअल पोर्शन जो है वो पूरा होने के बाद में जो है कमेंट सेक्शन खोला जाएगा। ये ठीक किया ना मैंने, इस बार मैंने दिवाली पे संकल्प लिया कि इनको बातों की लत पड़ चुकी है, अपने को बातें नहीं करनी और चाहे कुछ हो जाए भाई, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो है वो दोस्तों जो है वो याद रखना है, ये आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। रख लोगे याद, अरे वाह। तो चलो फिर आगे चलें, तो चलो फिर आगे चलते हैं और आगे की चीज़ें याद करते हैं, बढ़िया तरीके से कवर करते हैं, शानदार। चलो तो भाई अब जो है वो आगे चलते हैं और ध्यान देते हैं। एक सेकंड रुको। हाँ इतना याद है, ठीक है। चलो अब आगे चल के जो है ना कुछ और फैक्ट याद करवाता हूँ। अब दोस्तों जो है हम आगे चलते हैं और हमारे यहाँ कुछ फैक्चुअल पोर्शन के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपका वाइल्ड लाइफ एक्ट भी है, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आपका 1972 है, उसके तहत आपके यहाँ पर दोस्तों जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है दोस्तों याद रखें, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है उसका सेक्शन 35, उसकी धारा 35 के तहत राज्य जो है किसी भी क्षेत्र को नेशनल पार्क घोषित कर सकता है, लेकिन अनुमोदन संसद से लेना जरूरी है। घोषित करने से काम नहीं चलता केवल, ऐसे तो तुम पता नहीं कितने नेशनल पार्क बना दो, ऐसे तो तुम कितने नेशनल पार्क राज्य घोषित कर सकता है, प्रारूप बना के भेज सकता है, लेकिन अगर संसद का अनुमोदन नहीं होता तब तक नेशनल पार्क नहीं बन सकता। तब तक क्या नहीं बन सकता, नेशनल पार्क नहीं बन सकता। और नेशनल पार्क के लिए शर्त भी होती है, और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण 2 शर्त है। एक तो उस क्षेत्र में कोई रेवेन्यू विलेज नहीं होना चाहिए, राजस्व ग्राम नहीं होना चाहिए। एक उस क्षेत्र से कोई NH SH और दोस्तों जो है वो आपकी कोई भी जो है वो रेल मार्ग नहीं जाना चाहिए, तब जाके वो आपका जो है वो क्या बन सकता है,
नेशनल पार्क बन सकता है। तो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के तहत जो बनाया जाता है, स्टेट भी घोषित कर सकता है लेकिन संसद के अनुमोदन के बाद ही नेशनल पार्क माना जाएगा। तो 35 के तहत तो स्टेट घोषित कर सकता है और 38 के तहत केंद्र सरकार घोषित कर सकती है। 38 के तहत कौन कर सकती है? केंद्र सरकार घोषित कर सकती है। लेकिन जरूरी क्या है, एक तो रेवेन्यू विलेज नहीं होना चाहिए और एक वहां कोई NH SH या कोई जो वो रेल मार्ग नहीं होना चाहिए, कोई रेल मार्ग नहीं होना चाहिए। तो वाइल्ड लाइफ जो एक्ट जो है आपका, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है, वन्य जीव संरक्षण एक्ट जो है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आप लोगों का है, इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि सेक्शन 35 के तहत स्टेट मतलब राज्य जो है वो नेशनल पार्क घोषित कर सकता है, पर संसद का अनुमोदन जरूरी है। और 38 के तहत जो है वो केंद्र जो है वो दोस्तों जो है वो जारी कर सकता है। लेकिन दोस्तों याद रखें, आपके यहाँ केंद्र जो है वो कर सकता है, लेकिन शर्त क्या है? शर्त एक है, एक तो राजस्व गांव नहीं होना चाहिए और उसके साथ साथ दोस्तों जो है वहाँ कोई NH SH या कोई रेल मार्ग नहीं होना चाहिए। याद रह जाएगा? याद रह जाएगा क्या? नहीं रहेगा? पक्का रह जाएगा? है क्या? ठीक है, चलो चलो भाई, चलो अपना आगे चलें। श्योर? A फॉर, B फॉर, C फॉर, 3 तो सिखा दिया और तो कहीं करना तो बेटा बेटा ये और भी, केवल ये पढ़ाई की चीज भी नहीं, और भी सिखा रखा है। शिवी बोलो एक बार, डॉगी कैसे करता है? वाह वाह। और जो मुर्गा कैसे करता है? कुकड़कू। ओके, बहुत बढ़िया। कैट कैसे करती है? म्याऊ म्याऊ। ये भी सिखा दिया, तो मैं सुनाऊंगा अभी थोड़ी देर में, याद करो तुम लोग। ठीक है, आ जाओ फिर आगे चलते हैं। तो इसके बाद में आपको फैक्चुअल पोर्शन में ये याद करना है कि राजस्थान में कितना कितना क्या है। देखो, राजस्थान में आज के दिन नेशनल पार्क हमारे पास 3 हैं। राजस्थान में आज के दिन नेशनल पार्क हमारे पास कितने? 3 हैं। आपको पता है रणथंभौर नेशनल पार्क आप लोगों को पता है, उसके साथ साथ दोस्तों केवला देव का पता है, मुकुंदरा का पता है। नेशनल पार्क हमारे पास जो 3 है। टाइगर रिजर्व का टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, पर संख्या कितनी है? टाइगर रिजर्व हमारे पास 5 है। टाइगर रिजर्व हमारे पास कितने हैं? 5 हैं। हमारे पास अभ्यारण्य साइट क्या बोलती है? 27 है। अभ्यारण्य कितने? 27 है। और हमारे पास जो है वो दोस्तों जंतुवालय कितने? 5 है। जंतुवालय कितने दोस्तों आपके पास है? 5 है। मृगवन कितने दोस्तों अपने यहाँ पे? 7। मृगवन कितने दोस्तों अपने यहाँ पे? 7। मृगवन जो है वो अशोक विहार और मृगवन हम लोग देखेंगे। और हमारे यहाँ पे आदर भूमि जो है वो रामसर साइट वाली, ऐसे तो बहुत है, रामसर साइट वाली आदर भूमि जो है वो हमारे यहाँ कितनी है? रामसर साइट वाली आदर भूमि हमारे यहाँ पे जो है वो दोस्तों 2 है। कंजर्वेशन रिजर्व आप लोग अगर देखें तो 36 है। कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं दोस्तों आपके? 36 हैं। बायोडाइवर्सिटी स्थल जो है वो दोस्तों आपके जो है 5 है। और आर्केड निश्चित क्षेत्र 33 है। तो गुरुजी अता तो क्या याद हुआ? अता तो क्या याद हुआ? कोई तरीको बताओ जो थोड़ा थोड़ा तो याद हुआ। कोई तरीको बताओ जो थोड़ा थोड़ा तो याद हुआ, थोड़ा थोड़ा तो याद हुआ। तो देखो अभी हम इनको सबको पढ़ेंगे, ये सारे 9 टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। बायोडाइवर्सिटी स्थल क्या है? 5 है। जंतुवालय 5 पढ़ेंगे, मृगवन 7 पढ़ेंगे, सारे याद हो जाएंगे। कंजर्वेशन एरिया 36 के नाम याद करेंगे। आर्केड निश्चित क्षेत्र 33 के नाम याद रखेंगे। वेटलैंड दोनों को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। आदर भूमि को हम टाइगर रिजर्व पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। आजकल आपका वन्य जीव का टॉपिक इसीलिए इतना बड़ा हो गया कि 3-3 प्रश्न आ जाते हैं। लेकिन याद करने के लिए याद रखो कि आदर भूमि दिवस कब आता है आपका? आदर भूमि दिवस कब आता है? आदर भूमि दिवस कब आता है भैया आपका? तो आदर भूमि दिवस तो गुरुजी याद आवे मैंने 2 फरवरी ना आवे, 2 फरवरी ना आवे। तो 2 थारा आदर भूमि है। आदर भूमि आपने कहती है 2, आदर भूमि कहती है 2। कहाँ गुरुजी? आदर भूमि 2 है। 3 आपने नेशनल पार्क है। 3 आपने कहीं है? नेशनल पार्क है। 3 आपने कहीं है? नेशनल पार्क है। और दोस्तों 5 आपने जो है ना जंतुवालय है। 5 आपने क्या है? जंतुवालय है। 5 आपने कहीं है? जैव विविधता स्थल है। 5 आपने कहीं है?
जैव विविधता स्थल है। और 5 ये आपने कहीं है टाइगर रिजर्व, 5 आपने कहीं है टाइगर रिजर्व, 5 आपने कहीं है टाइगर रिजर्व। कहाँ गुरुजी तो याद है। मृगवन 7 है, मृगवन हम लोग देखेंगे आपके यहाँ मृगवन, तो मृगवन दोस्तों आपके जो कितने हैं 7 हैं। और याद रखेंगे अगर आप अभ्यारण्य, तो दोस्तों अभ्यारण्य आपके 27 हैं। अभ्यारण्य दोस्तों आप लोगों के पास कितने हैं 27 हैं। अभ्यारण्य कितने हैं 27 है। तो बचता ही क्या है 33 और 36 है, 33 है और 36 है, 33 है और 36। कंजर्वेशन एरियाज आपके 36 हैं। आर्केड निषिद्ध क्षेत्र आपके 33 हैं। आर्केड निषिद्ध क्षेत्र आपके कितने दोस्तों, पहले इतने जिले थे उतने आर्केड निषिद्ध क्षेत्र थे, तो आर्केड निषिद्ध क्षेत्र आपके 33 और कंजर्वेशन एरिया जो है वो दोस्तों आपके यहाँ कंजर्वेशन एरिया जो है वो दोस्तों आप लोगों के यहाँ कितने हैं 36 है। याद तो करने पड़ेंगे, याद तो करने पड़ेंगे। अब एक एक नेशनल पार्क को पढ़ें उससे पहले अब तक का काम क्लियर कर लें, फिर अपने को केवल 1 घंटा लगेगा नेशनल पार्क और सेंचुरीज में। नेशनल पार्क और सेंचुरीज में केवल और केवल जो है वो क्या टाइम लगेगा आप लोगों को, लगभग जो है वो अधिकतम 1 घंटा लगेगा। बस स्पीड आप ऐसे बनाए रखें, संयम बरतते रहें, सहयोग करते रहें, तो इतना टाइम लगेगा, नहीं तो टाइम ज़्यादा भी लग जाए भाई। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या याद रखना है आप लोगों को, अब हम लोगों ने अब तक जो है वो पढ़ा उसका सार बता देता हूँ। आपके यहाँ 4 चीज़ आपने पढ़ी कि 2 फरवरी को गुरुजी आर्द्र भूमि दिवस आवे, 2 फरवरी आर्द्र भूमि दिवस आवे। और मैम को जो है वो वेब सीरीज पसंद है, तो 22 मार्च 22 अप्रैल है और 22 मई आपका जो वाटर डे, अर्थ डे और बायोडाइवर्सिटी डे। 5 जून ने जो है वो कहीं है पर्यावरण दिवस है, 5 जून ने पर्यावरण दिवस है। और 16 सितंबर ने जो है वो अपना ओजोन दिवस है, 16 सितंबर ने कहीं है ओजोन दिवस है। ये बना लिया करो शॉर्ट नोट्स। फिर अगर आप एक्ट पर आवा तो 1972 में पहले कोई आदमी कहो वन्य जीव बचाओ को, बार में एक सियाणो आदमी यार कहो 1980 के अंदर है अरे वन्य जीव कहीं बचाओ, वन ही बचा लियो, वन बचाए सो की बच जी। फिर 86 में एक सियाणो आदमी यार कहो पर्यावरण ही बचा लियो, क्या बचाओ पर्यावरण बचाओ भाई, पर्यावरण संरक्षण एक्ट ले रहा है। फिर भले से एक आयो 2002 में कर बायोडाइवर्सिटी को संरक्षण कर लो, जैव विविधता का संरक्षण कर लो, सब कुछ संरक्षण हो जाएगा। ठीक बात है। फिर जब केंद्रों के बारे में आए तो दोस्तों वानिकी, दोस्तों आपके यहाँ पे वानिकी एवं वन्य जीव का प्रशिक्षण केंद्र हो, चाहे दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो कंजर्वेशन सेंटर ऑफ कंजर्वेशन है ऑफ क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, इनसे बायोडाइवर्सिटी इनसे संबंधित हो, चाहे दोस्तों आपके यहाँ ग्रास फार्म नर्सरी हो, चाहे दोस्तों आपके यहाँ ग्रास फार्म नर्सरी हो, चाहे दोस्तों आपके यहाँ पे विश्व वानिकी उद्यान हो, विश्व वानिकी उद्यान हो, विश्व वानिकी उद्यान हो, ये हाँ ये सारे के सारे दोस्तों आपके जयपुर में हैं, सारे के सारे जयपुर में हैं। लेकिन अगर आप वन का प्रशिक्षण चाहते हैं तो आप अलवर जाएं, और अगर आप मरुवन का प्रशिक्षण चाहते हैं तो दोस्तों आप जोधपुर जाएं, और उसके साथ साथ जोधपुर जा रहे हो तो गोडावण का प्रजनन केंद्र भी जो है वो दोस्तों कहाँ है जोधपुर में है। गोडावण का प्रजनन केंद्र भी कहाँ है जोधपुर में है। और एक काम की बात, रेगिस्तान पारितंत्र और वन्य जीव प्रबंधन, रेगिस्तान पारितंत्र का पारितंत्र का केंद्र जो है वो कहाँ पर है, ताल छापर चूरू में है, ताल छापर चूरू में है। उसके बाद में आगे चलते हैं, आपके यहाँ 2 आर्द्र भूमि है, 3 दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो नेशनल पार्क हैं, 5 दोस्तों आपके यहाँ पे टाइगर रिजर्व है, जंतुआलय हैं, क्या है जंतुआलय हैं, और बायोडाइवर्सिटी स्थल है, 7 दोस्तों आपके यहाँ पे मृग वन है, और 27 आपके यहाँ पे अभ्यारण्य हैं, 27 आपके यहाँ पे अभ्यारण्य हैं, 33 आखेट निषेध क्षेत्र हैं, और 36 जो है वो दोस्तों संरक्षित क्षेत्र है। इतनी बात किस किस को जो है वो क्लियर है। फिर हम मैं नेशनल पार्क पर चलो, बता दो मेरे को बस। कौन कौन है जिनको लगता है कि इतना तो सर याद है, अब तो आप आगे करवाओ याद। लो तुम्हें जो है वो देते हैं मौका, आ जाओ कमेंट सेक्शन में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 5 मिनट लाडू बंटा जो मिनट में आ जाते हैं। हाँ 2 ही मिनट बात करो ना, मैं 2 ज़्यादा याद बात करो। अभी टॉपिक चालू है, मामला अंडर कंट्रोल है, बस डिस्टर्ब मत करना मेरे को।
कई आ जाएंगे गुरुजी कोर्स करता नहीं हसी, अरे तो आज तो चालू ये ज्योग्राफी का टॉपिक। हाँ एकदम फिट है ये। अब एक पेज में ऐसे बना लो ना तो रिवीजन सरल हो जाए, ऐसे बना लो तो रिवीजन सरल। ये 8 टॉपिक होने के बाद में आरएस वालों का इको चालू होगा और यूआर वालों का पॉलिटी स्टार्ट होगा। सारे टाइगर रिजर्व सब कुछ, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो आपके यहाँ प्रारूप गया हुआ है। मजा आया था ना? बंदी रहने देंगे, ऐसे ही काम खींचो, ऐसे ही याद करो, ऐसे ही करवाऊं। ओके पक्की बात। सानवी से बात करूं बाद में, पहले पूरा टॉपिक पढ़ो फिर बाद में। पॉलिटी पीडीएफ आएगी, ई और का पार्ट बी की पीडीएफ आएगी, सह क्या आएगी पीडीएफ मत करो, जाके ई बुक का अलग से सेक्शन बना हुआ है उसमें आ गई, हर क्लास के अंदर आ गई। थे नींद में हो, मैं तो हर जगह अपलोड कर दी, अगर नहीं मिली है तो सुबह टेक्निकल टीम ने कॉल कर लिया। वापस बंद कर दूं बस लो सा, प्रियंका जी कह दियो अब बंद ही कर दें आप तो चलन दिया। तो राजस्थान ज्योग्राफी के पहले ये 8 टॉपिक रखे ना कंटिन्यू। तो अब आपका जो है वो 11 बजे वापस कमेंट सेक्शन खुलेगा। और 11 बजे कब खुलेगा? जब हम नेशनल पार्क और सेंचुरी कंप्लीट कर लेंगे, जब हम जो है वो हाँ नेशनल पार्क और सेंचुरी कंप्लीट कर लेंगे, नेशनल पार्क और सेंचुरी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है श्योर पक्की बात? बहुत बढ़िया, होशियार हो यार थे तो। चलो तो फिर बाद में आगे चलते हैं और आगे जो है वो दोस्तों जो है वो ध्यान देते हैं। ये किसका बर्थडे है आज? चलो भाई चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है होशियार बना दिया। चलो तो फिर खिंचारा को मामलो। और बहुत जरूर याद रख लिया, आर्टिकल 48A के अंदर दोस्तों आपके यहाँ पे राज्य वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रयास करेगा। राज्य वन्य जीव संरक्षण के अंदर के लिए जो प्रयास करेगा, यह आपके 48A के तहत है। किसके तहत है? 48A के तहत, जो आप पॉलिटी के अंदर जनरली पढ़ते हैं। अब आप आगे मामलो खींचा और बढ़िया तरीका जो है वो याद करा, और जो है वो मैं थारो कमेंट सेक्शन थारी सुविधा तानी जो है बंद कर दूं। बस खींचा रखो मामलो। 8 दिन कोई भी आदमी है ना हिम्मत मत हार दिया, मैं थाने कहीं कहूँ ये टॉपिक सारा मैं खींच दूँ। एक बार यूट्यूब से मैं संन्यास ले रहा कि थाने राजस्थान ज्योग्राफी का ये 8 टॉपिक मैं कवर करवा दूँ। सुबह 7 बजे उठना चूक मत जाया। मैं 7-8 दिन ही उठूंगा, लेकिन 7-8 दिन के अंदर पूरा को पूरा मामलो कंप्लीट हो जाए लो पॉलिटी को। फिर मैं 5-7 दिन सोऊंगा और फिर नया सब्जेक्ट चालू करूँगा। ठीक है, तो एक बार चूक मत जाए। करंट अफेयर सो क्यों पढ़ लिया लास्ट 2 महीना के अंदर। ठीक है ना, तो चला करें स्टार्ट। तो चलो फिर बाद में जो है वो बात करते हैं। और दोस्तों जो है वो ध्यान देते हैं आगे। और ध्यान किसके ऊपर दें भाई? ध्यान देते हैं आपके यहाँ नेशनल पार्क है, और दोस्तों जो है वो किसके ऊपर? सेंचुरी के ऊपर जो है वो ध्यान देते हैं। नेशनल पार्क के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ 3 नेशनल पार्क आपको पता होगा। सेक्शन 35 के तहत स्टेट है और 38 के तहत सेंटर जो है वो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है उसके तहत जो है वो दोस्तों जो है वो बना सकते हैं। संसद का अनुमोदन जरूरी है। हमारे यहाँ नेशनल पार्क बनने का जो क्रम है, सबसे पहले आपका नेशनल पार्क बना रणथंभौर नेशनल पार्क 1980 में बना, केवलादेव नेशनल पार्क 81 में बना, मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क 2012 में बना। तो अगर नेशनल पार्क का क्रम अगर पूछ ले, सर इसका केवल अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व है, आपका नेशनल पार्क नहीं है, फिर बता देता हूं आपका। और राष्ट्रीय मरु उद्यान भी तुम लोग कहीं नेशनल पार्क मत बन जाते ना, वो भी एक सेंचुरी है। नाम होने से कोई जो नेशनल पार्क नहीं बन जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या याद रखना है? रणथंभौर जो है वो दोस्तों आपका 1980 में बनता है, केवलादेव 81 में बनता है, और मुकुंदरा जो है वो 2012 में बनता है। मुकुंदरा 2012 में बनता है। तो इनके बनने का क्रम रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा है। लेकिन अगर इनका क्षेत्रफल देखें, अगर आप रणथंभौर का 289 है, मुकुंदरा का 200 है, और दोस्तों जो है केवलादेव तो एक आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है।
दलदलीय क्षेत्र है तो वो कोई 200 किलोमीटर में थोड़ा ही होगा, 29-30 किलोमीटर कोई होसी। तो अब आप लोगों को ये चीज याद रखना है कि बनने का क्रम सर ने याद करवाया, और क्या याद करवाया कि रणथंबोर, रणथंबोर के बाद में केवलादेव, केवलादेव के बाद में मुकुंदरा। ये आपका जो बनने का क्रम है, ये आपका बनने का क्रम है। लेकिन अगर कोई इसे जो है, अगर इसका क्रम जो अगला पूछ ले क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ाओ, तो रणथंबोर सबसे बड़ा है, केवलादेव सबसे छोटा है। रणथंबोर जो है वो दोस्तों सबसे बड़ा नेशनल पार्क है आपके यहाँ पे राजस्थान में, और केवलादेव सबसे छोटा है 29 किलोमीटर का, सबसे छोटा है 29 किलोमीटर। तो मुकुंदरा अपने आप 2 नंबर पे आ जाएगा, मुकुंदरा अपने आप 2 नंबर पे आ जाएगा, मुकुंदरा अपने आप 2 नंबर पे आ जाएगा, याद रख लेना। तो आप लोगों को याद रखना चाहिए 289 229, 289 200 आपका, और 29 वर्ग किलोमीटर एरिया इसका। अब नेशनल पार्क के एक एक के बारे में बात करेंगे। अगर हम हमारे सबसे पहले नेशनल पार्क के बारे में बात करें, रणथंबोर नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क मतलब जहाँ जनरली जो है वो बाघ दिख ही जाते हैं, अगर सबसे ज़्यादा है तो यहीं है, या तो यहाँ या फिर सरिस्का। वैसे तो बाघ अगर अपन पूरे भारत में देखें तो आप लोग मान के चलें कि जो है वो बाघ जो है वो दोस्तों जो है वो मध्य प्रदेश में दिखते हैं। तो तुम में से एक बार कमेंट सेक्शन में लो, ये काम की बात आ गई तो बता देता हूँ, हाँ पूछ लेता हूँ, किस किस का बाघ देखा हुआ है ये भी बता दो एक बार, किस किस का बाघ देखा हुआ भाई। हाँ मैं तो 1-2 बार गया हूँ, अपनी तो किस्मत इतनी बढ़िया रही नहीं। हाँ ऐसे जरूर करते हैं आगे वाले जीप वाले, वो गया वो गया वो गया, अपन कौन दिखे के चक्कर है तर देख क्यों है, सच बताओ ये झूठा है। हाँ मान तो एक ढंग को अगर जानवर दे कौन थे तो तेंदुआ ढंग को जानवर है, वो थोड़े शर्मिलो है, छुप रहे हुए है। बिन जार थे देखना चाहो तो आपका जवाई डैम है ना, वहां पे इजीली दिख जाता है। मैंने तो जो है वो टाइगर जनरली नहीं देखा, अपनी तो इतनी बढ़िया किस्मत नहीं रही। अगली वाली गाड़ी वाले मैं 2-3 बार चला गया, आगे वाली गाड़ी वालों को दिखे नहीं दिखे, बेटे झूठ बोलते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। यही बोलते हैं हाँ अभी गया था अभी गया था, देखो देखो उधर गया उधर गया उधर गया, हाँ उधर गया, राम जाने कहाँ गया। तो जो है वो फोटो ही देखी हुई अपने, अब तक तो पाला पड़ा नहीं, देखेंगे आगे। हाँ मैंने जो है वो तेंदुआ जरूर देखा, तेंदुआ जवाई गए थे तो जवाई डैम जो है ना वहाँ पे तेंदुए खूब है, वहाँ पे तेंदुए खूब है, उसके बारे में बताऊंगा। जवाई के बारे में बात चलेगी तो हाँ तो ठीक है, फोटो में देखा हुआ कोई बात नहीं, आराम हो जाओ, मेहनत करो, फिर बाद में जो है बाघ को कहीं कड़ा ही देख लिया, और तो जीवन में थाने के देखना है ना, आगे तो घना ही बढ़िया दिन आने वाला है। तो आई के इच्छा रखी केवल टाइगर ही देखना, जीवन में बहुत चीजें हैं देखने के लिए। कोई जीवन में बाघ नहीं देखा इसका मतलब कुछ नहीं देखा ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। पहले एक बार केवल 5 महीने आराम से पढ़ लो तुम RS के लिए, URO के लिए, फिर बाद में सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब कमेंट सेक्शन बंद कर देता हूँ, तुम लोग आ जाओ एक बार। हाँ अब मंद मंद मुस्कुराओ, इधर ध्यान दो, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे रणथंबोर नेशनल पार्क की। रणथंबोर नेशनल पार्क आप सबको पता है हमारा फर्स्ट नेशनल पार्क है। इसे अभ्यारण्य का दर्जा जो है वो दोस्तों आपके यहाँ कब मिलता है, अभ्यारण्य का दर्जा इसे जो है वो दोस्तों 1955 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा मिलता है, 1955 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा मिलता है। और अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट होता है। 1973 में क्या स्टार्ट होता है, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट होता है, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट होता है, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट होता है। और जब प्रोजेक्ट टाइगर आपका स्टार्ट होता है तो दोस्तों जो है वो आप लोग याद रखें, इसमें प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर दोस्तों हमारे रणथंबोर को सबसे पहले शामिल किया जाता है। तो 1973 में यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हो जाता है। टाइगर संरक्षण के लिए बाघ संरक्षण परियोजना हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाता है। तो पहले ये सेंचुरी थी, फिर ये टाइगर रिजर्व बना। टाइगर रिजर्व बनने के बाद में 1980 के अंदर दोस्तों इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाता है। 1980 के अंदर जो है वो दोस्तों इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाता है। और 1996 में यहाँ इको डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है। यहाँ क्या चलता है, इको डेवलपमेंट प्रोग्राम। 2 प्रोग्राम जनरली एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, एक तो टाइगर रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम, एक इको डेवलपमेंट प्रोग्राम। टाइगर रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम आपके सरिस्का में चलाया गया था क्योंकि वहां पे टाइगर खत्म हो गए थे, तो रीइंट्रोडक्शन करवाया गया था। ये आओ पधारो रहो, थोड़ा बहुत जो है वो कि पर्यटन बढ़ है, तो ये याद रखें। और इको डेवलपमेंट प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक की सहायता से कहाँ चलाया गया था,
इको डेवलपमेंट प्रोग्राम दोस्तों याद रखें आपके यहाँ पे जो है वो रणथंभौर में चलाया गया। वैसे हमारे यहाँ टाइगर मैन ऑफ इंडिया हम किसे बोलते हैं, कैलाश सांकला को बोलते हैं, लेकिन रणथंभौर बाघ परियोजना के जनक किसे कहा जाता है, फतेह सिंह राठौड़ को कहा गया जाता है। रणथंभौर बाघ परियोजना का किसे कहा जाता है, फतेह सिंह राठौड़ को कहा जाता है। रणथंभौर बाघ परियोजना का जनक किसे कहा जाता है, फतेह सिंह राठौड़ को कहा जाता है, याद रख लेना। हाँ, इस उद्यान के उत्तर के अंदर दोस्तों बनास और दक्षिण के अंदर चंबल बहती है। और याद रखें यहाँ पे त्रिनेश गणित मंदिर, गणेश जी मंदिर भी है, सबको पता है। हाँ, पहले कुकुपत्री बेटे बेजा ब्याह की, झूमर बावड़ी है, कुकर घाटी है, रणथंभौर फोर्ट भी बना हुआ है। यहाँ पे काला गुरुड़ और लाल सिर वाले तोते भी प्रसिद्ध है, देखेड़ा तो कोनी, और कालो गुरुड़ तो भी यहाँ कालो ही हुआ है। हाँ, लेकिन जो लाल सिर वाले तोते भी प्रसिद्ध है यहाँ के। फिर भी काम की चीज क्या क्या याद रखनी है जो आपसे पूछा जा सकता है। प्रोजेक्ट टाइगर हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे 5 टाइगर रिजर्व है। अभी एक सिंपल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 के तहत प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया था। जहाँ पे आपके टाइगर ज्यादा थे उन नेशनल पार्क, उन सेंचुरी में प्रोजेक्ट टाइगर आपके यहाँ लॉन्च किया गया, जिसके तहत राजस्थान में सबसे पहले 1973 में रणथंभौर में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ परियोजना लाई गई, जिसमें प्रॉपर कैमरा लगा के एक एक बाघ ने गिरनो पड़े। काल ने अगर बाघ को अगर गिरने को जा कई दिन तनी गायब हो जाए तो भाई साहब बात दिल्ली तनी पूग जाए। ऐसे कोई नौकरी इजी नहीं है। आप एसीएफ वालों की, आरएफएस वालों की, एफआरओ की, रेंजर की नौकरी आपको लगता हो इजी है, इतनी इजी भी नहीं है। ये बाघ नहीं दिखते ना तो उनका कलेजा हाथ में आ जाता है। तो जो है क्योंकि अवैध शिकार को रोकना है, उसके साथ साथ जो है खाल के व्यापार को रोकना है, कैमरा ट्रैप जो है विधि अपनानी है, फुटप्रिंट के माध्यम से जो है वो प्रयोग करके इनकी काउंटिंग करनी है। तो प्राकृतिक आवास में सुरक्षा देने के लिए, चाहे वो नेशनल पार्क हो, चाहे दोस्तों आपकी सेंचुरी हो, चाहे आखेट निषेध क्षेत्र हो, वहां पे दोस्तों जो है वो टाइगर रिजर्व हम लोग जो बनाते हैं। उसके साथ टाइगर मैन ऑफ इंडिया क्या है, कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो जोधपुर निवासी है, पद्मश्री दिया गया है। इनकी पुस्तक भी है, द टाइगर द रिटर्न ऑफ टाइगर, द टाइगर द रिटर्न ऑफ टाइगर। लेकिन रणथंभौर बाघ परियोजना का क्रेडिट कहने जाता है फतेह सिंह राठौड़ को जाता है। और दोस्तों आप लोगों को क्या क्या याद रखना है, 1955 में ये दोस्तों आपके यहाँ सेंचुरी बनती है। 1973 के अंदर दोस्तों ये आप लोगों के यहाँ पे जो है वो टाइगर रिजर्व बनता है। 1980 के अंदर दोस्तों ये आप लोगों के यहाँ पे नेशनल पार्क बनता है। और 1996 के अंदर दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे हाँ इको डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, मैं इतनी डेट याद नहीं करवाऊंगा, ईयर याद नहीं करूंगा, 3 में करनी पड़ेंगे, इसमें केवलादेव में और दोस्तों सरिस्का में करनी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है, करनी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं केवलादेव घना पक्षी विहार के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें दोस्तों आपके यहाँ केवलादेव घना पक्षी विहार के बारे में, पहले ये भी अपने आप में एक अभ्यारण्य था, घना पक्षी विहार ही था, तो जिसको अब हम नेशनल पार्क कहते हैं। यह पक्षियों का स्वर्ग है, राज्य की पहली वन्य जीव प्रयोगशाला भी यही है। पक्षियों का सबसे बड़ा प्राकृतिक केंद्र यह है, पक्षियों का सबसे बड़ा प्राकृतिक केंद्र दोस्तों केवलादेव ही नेशनल पार्क है। ये एक तरीके से आर्द्र भूमि है, ये एक तरीके से क्या है दोस्तों, आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है दोस्तों, दलदलीय क्षेत्र है, और जो पक्षियों के लिए सबसे तगड़ा हैबिटेट है, पक्षियों के लिए शानदार हैबिटेट है। और ये आर्द्र भूमि भी कौन सी आर्द्र भूमि है, रामसर साइट है। ये रामसर नाम का एक सम्मेलन हुआ था और उसमें कहा गया था कि ऐसी महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि है जिनका संरक्षण करना है उसे रामसर साइट घोषित कर दो। तो ये हमारे यहाँ रामसर साइट है, ये हमारे यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपके यहाँ रामसर साइट है। इसे 1956 के अंदर दोस्तों जो है अभ्यारण्य का दर्जा मिला। 81 में दोस्तों ये आपका नेशनल पार्क बनता है। 85 में दोस्तों इसे जो है वो आपके यहाँ पर जो है वो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज स्थल के रूप में इसे जो है वो दोस्तों शामिल किया जाता है। क्या गुरु जी ये तो क्या याद करा, क्या याद करो, लो 1 मिनट में याद करा दो, इन कोई मतलब बड़ी बात है क्या, थान कहीं याद रखनो। मैं कहूँ उन्हें 3 चीज में याद रखना पड़े, नेशनल पार्क के अंदर एक आपका केवलादेव, एक रणथंभौर, एक सरिस्का, 3 में आपको याद करवाऊंगा। और मैं बताऊंगा इन्हीं की कब कौन सा बना, नहीं पूछते हैं प्रश्न, इन 3 का क्यों पूछते हैं। 1950 के अंदर है ये दोस्तों आप लोगों का रणथंभौर, ये आपका रणथंभौर जो है, और ये दोस्तों आपका केवलादेव, ये आपका केवलादेव। क्या याद रखना है, 19 दोस्तों जो है वो 1955, हाँ याद रखना 1955 के अंदर, 1955 के अंदर ये आपके यहाँ अभ्यारण्य है, ये आपके क्या है दोस्तों, अभ्यारण्य बनता है। क्या बनता है,
अभ्यारण्य को। हाँ गुरुजी जायज बात है। केवलादेव 1 साल बाद में 1956 में, केवलादेव 1 साल बाद में 1956 में को हो गुरुजी याद रखिए। ये दोस्तों आपका नेशनल पार्क जो है वो दोस्तों बनता है 1980 में, नेशनल पार्क बनता है 1980 में, केवलादेव 1921 में को हो गुरुजी याद रहे जैसे। तो फिर और क्या याद रखना है, और फिर क्या ही याद रखना है भाई, इतनी 2 तो चीज याद रहेगी। अब इससे क्या बनाया हमने, टाइगर रिजर्व, इसे क्या बनाया हमने, टाइगर रिजर्व बनाया। तो टाइगर रिजर्व जो है वो दोस्तों प्रोग्राम ही कब चालू होता है, टाइगर रिजर्व प्रोग्राम ही दोस्तों आप लोगों का 1973 में चालू होता है। तो 1973 में इसे हमने विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला। तो विश्व विरासत स्थल का दर्जा कब मिला, विश्व विरासत स्थल का दर्जा जो है वो दोस्तों याद रखें आपके यहाँ पर जो है इसे 1985 में मिला, यहाँ पे 1985 में मिला। इतना याद कर लो, कहने पे कर लो भले, इतना याद कर लो भले। ये सबसे छोटा नेशनल पार्क हमें पता है 29 किलोमीटर का है, वेटलैंड एरिया है ये कंप्लीटली आपका नेशनल केवलादेव जो हाँ है। और क्या याद रखना आप लोगों को, और याद रखना है यह राज्य का दूसरा नेशनल पार्क है। साहब पता है हमें तो 1980 में सबसे पहले नेशनल पार्क आपका रणथंभौर बना था, फिर 81 के अंदर जो है वो आप लोगों का ये बना था, फिर 2012 के अंदर मुकुंदरा बना था। क्रम तो पता है हमें, तो ये तक पता है कि रणथंभौर 289 का है, मुकुंदरा 200 का है, ये केवल 29 का है। हमें तो किलोमीटर ही याद है। चलो बढ़िया बात है। ये कौन सी नदी, गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर स्थल है। और इसको पानी कहां से आता है, अजान बांध से आता है। भरतपुर में तो अजान बांध से ही आता है भाई। इसमें पाइथन पॉइंट पर जो अजगर देखे जाता है। अब पाइथन पॉइंट के ऊपर शेर तो मिलेगा नहीं, बेसिक सी बात है भाई। पाइथन पॉइंट अगर कहीं पे होगा, पाइथन पॉइंट होगा तो वो क्या होगा, पाइथन पॉइंट पे तो आज आपका जो है वो क्या, पाइथन किसको बोलते हैं, अजगर को ही बोलते हैं। क्रोकोडाइल पॉइंट होगा तो वहां पे मगरमच्छ मिलेंगे। हाँ ये बात है कि ये अजगर के लिए और कदम्ब के पेड़ों के लिए फेमस है। क्यों फेमस है, दलदली क्षेत्र है तो अजगर के लिए सहायता है भाई। हाँ कदम के पेड़ जो है वो दलदली क्षेत्र में खूब है और अजगर खूब है। तो दोस्तों अजगर के लिए जो है वो ये फेमस है। यह पक्षी विशेषज्ञ सलीम अली की कार्यस्थली है, जिसे हमें बर्ड मैन ऑफ द इंडिया कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बर्ड मैन ऑफ द इंडिया कहते हैं। यहाँ केवलादेव शिव मंदिर में साइबेरियन क्रेन, चकोर पक्षी, लाल गर्दन के तोते, यहाँ पे तोते तो हैं तो ठीक है, लेकिन साइबेरियन क्रेन यहाँ जनरली आता है। यह प्रजाति पूर्व एशिया में जनरली पाई जाती है, साइबेरिया क्षेत्र में गंभीर संकटग्रस्त है और यहाँ जनरली ये आते हैं। लेकिन आजकल यहाँ तापमान बढ़ रहा है, अतिक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए कम आ रहे हैं। नहीं साइबेरियन क्रेन यहाँ पे आपको खूब मिलेंगे, साइबेरियन क्रेन जो है वो आपको यहाँ पे खूब मिलेंगे। अजगर एवं कदम के पेड़ खूब है यहाँ पे, अजगर और कदम के पेड़ खूब है। तो आपके बर्ड मैन ऑफ इंडिया जो 12 नवंबर को नेशनल बर्ड डे भी मनाते हैं हम, नेशनल बर्ड डे, बर्थडे नहीं बर्ड डे भी मनाते हैं। सलीम अली ने पूरा काम जो है वो हमेशा से ही जो आपके जो वृक्ष के या आपके पक्षियों के संरक्षण के लिए किया। इन्हीं के ऊपर वो रजनीकांत जी वाली मूवी बनी थी। और सलीम अली पक्षी विज्ञान संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। इनकी कार्यस्थली आपका केवलादेव जो है वो क्या रहा है, नेशनल पार्क रहा है, ये आप लोगों को पता है। और अब दोस्तों जो है हम बात करते हैं, आगे चलते हैं रामसर सम्मेलन के बारे में। तो याद रह जाएगा तुम्हें, बर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली, बर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली, बर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली 12 नवंबर को नेशनल बर्ड डे मनाते हैं। और सलीम अली पक्षी विज्ञान संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु का है। और सलीम अली जो है उनकी कार्यस्थली केवलादेव रहा है। और केवलादेव एक रामसर साइट है। तो अब रामसर साइट हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि आपके यहाँ ईरान के रामसर के अंदर एक जो सम्मेलन हुआ 1971 के अंदर। सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए और इसलिए इस सम्मेलन रामसर सम्मेलन को हम आर्द्र भूमि क्या बोलते हैं दोस्तों, आपके यहाँ पे कन्वेंशन बोलते हैं। और रामसर जो कन्वेंशन हुआ था, रामसर जो सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर ये कहा गया ऐसी आर्द्र भूमियाँ जिनका संरक्षण करना जरूरी है, क्योंकि वेटलैंड जो है वो पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमने जो है वो रामसर सम्मेलन में डिसाइड हुआ था कि कोई भी वेटलैंड जो जरूरी है उसे रामसर साइट घोषित करे और फंड दे और बढ़िया उसका संरक्षण करे। तो राजस्थान में 2 ही रामसर साइट है। एक दोस्तों आप लोगों की जो है वो केवलादेव, एक सांबर, एक केवलादेव एक सांबर, एक केवलादेव और एक सांबर। तो ये आप लोगों को याद रह जाएगा। उसके बाद में हम चलते हैं और आपका तीसरा नेशनल पार्क पढ़ते हैं, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, जो कि कोटा, झालावाड़, चित्तौड़, बूंदी 4 जिले में है भाई। पहली चीज तो याद रख लेना,
कोटा, झालावाड़, चित्तौड़, बूंदी। कोटा, झालावाड़, चित्तौड़, बूंदी, याद रखें। कोटा, झालावाड़, चित्तौड़, बूंदी में इसे 2012 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। यह राज्य का तीसरा नेशनल पार्क है और तीसरी टाइगर रिजर्व है। तो सर तीसरा नेशनल पार्क कैसे हुआ और तीसरा टाइगर रिजर्व कैसे हुआ? देखो बात ऐसी है जी, नेशनल पार्क पहला रणथंभौर बना, फिर दोस्तों आप लोगों का केवलादेव बना, फिर जाके मुकुंदरा का नंबर आया। कहाँ गुरजिया, तो जायज बात ठीक है। टाइगर रिजर्व पहला रणथंभौर बना, फिर सरिस्का बना, फिर जाके मुकुंदरा का नाम आया, फिर जाके किसका नाम आया? मुकुंदरा का नाम आया। तो मुकुंदरा आपकी थर्ड नेशनल पार्क है और थर्ड ही टाइगर रिजर्व है, थर्ड ही टाइगर रिजर्व है। इसका पुराना नाम दर्रा अभ्यारण्य था, इसका कुछ पोर्शन अब भी दर्रा अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। हाँ, और इसका पुराना नाम क्या था? दर्रा अभ्यारण्य था। यहाँ गागरोनी तोते फेमस है, जानते हो तुम लोग गागरोनी तोते? तो गागरोनी तोते जरूर याद रखें। उसके साथ साथ यहाँ आपको गागरोन दुर्ग मिलेगा, यहाँ आपको अबलीमिणी का महल मिलेगा, रावटा महल मिलेगा, भीमचोरी मंदिर भी आप लोगों को यहाँ मिलेगा, भीमचोरी मंदिर भी आप लोगों को यहाँ मिलेगा, भीमचोरी मंदिर भी आप लोगों को यहाँ मिलेगा। तो क्या गुरुजी ये बात तो ठीक है, पर काम काम की बात, नेशनल पार्क की याद करो फिर आगे चला। तो अब याद करो काम काम की बात। नेशनल पार्क जो है वो दोस्तों, इसके बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका रणथंभौर, आपको कौन कौन सा याद रखना है कि एक आपका नेशनल पार्क है रणथंभौर, मैं डिटेल में ही याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। और एक आप लोगों का जो है वो है केवलादेव, एक आप लोगों में क्या है? केवलादेव। और एक आपका नेशनल पार्क है दोस्तों, याद रख लेना कौन सा? एक आपका है मुकुंदरा, एक आपका है मुकुंदरा। आप अगर आप डेट वाइज याद रखें, ईयर वाइज, तो ये 1980 में बना था, ये 1981 में बना था और ये दोस्तों 2012 में बना था। किलोमीटर वाइज याद करना चाहें तो दोस्तों आप लोग जरूर याद करें कि ये आपका 289 किलोमीटर का है, किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, ये 29 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। और ये दोस्तों आप लोगों का जो है वो क्या याद रखना है आप लोगों को कि ये आप लोगों का 200 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। और जब हम बात करें रणथंभौर तो ये 1955 में अभ्यारण्य बना और ये 1956 में अभ्यारण्य बना। ये दोस्तों 1980 में नेशनल पार्क बना, ये 1981 में नेशनल पार्क बना, ये 1973 के अंदर टाइगर रिजर्व घोषित हुआ और ये दोस्तों 1985 के अंदर जो है वो आपके यहाँ पे विरासत स्थल, यूनेस्को की विरासत स्थल जो है वो दोस्तों जो है वो ये घोषित हुआ। याद रखने वाली बात है, याद रखना दोस्तों यहाँ पे। उसके अलावा अगर आप याद रखें तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, इसके दोस्तों जो है वो उत्तर में तो बनास है और दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे जो है वो दक्षिण में जब आप लोग देखेंगे तो आपके चंबल गुजरती आप लोगों को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो नदी है वो कौन सी है? गंभीर और बाणगंगा नदी है, गंभीर और बाणगंगा नदी है। और इसे जो पानी मिलता है वो अजान बांध से मिलता है, अजान बांध से मिलता है। और दोस्तों याद रखें ये सबसे बड़ा है और दोस्तों ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है, सबसे छोटा नेशनल पार्क है। और याद रखें इसके अंदर इको डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू किया गया था 1996 के अंदर इसमें इको डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू किया गया था। और यहाँ पर दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर जो है वो इसे रामसर साइट घोषित किया गया, इसे क्या किया गया? रामसर साइट घोषित किया गया। ये अजगर के लिए फेमस है और उसके साथ साथ कदम्ब के पेड़ के लिए फेमस है और उसके साथ साथ यहाँ साइबेरियन क्रेन भी जो है वो दोस्तों आते हैं, प्रवास करते हैं, जो कि पूर्व एशिया से यहाँ आते हैं। ये तीन चीज भी याद रखनी है। ये सलीम अली की कार्यस्थली है, ये आपके सलीम अली की कार्यस्थली है। और ये दोस्तों आप लोग याद रखें फतेह सिंह राठौड़, फतेह सिंह राठौड़ जो है उनके दोस्तों जो है उनके प्रयासों से यहाँ पर जो है वो आपके यहाँ पे ये काम हुआ। आपके टाइगर मैन ऑफ इंडिया अगर हम लोग देखें तो दोस्तों कैलाश सांकला को कहा जाता है, कैलाश सांकला को कहा जाता है, लेकिन बर्ड मैन ऑफ इंडिया जो है वो इन्हें कहा जाता है। 2012 में आपका नेशनल पार्क बनता है, ये दोस्तों आपका थर्ड नेशनल पार्क है, ये थर्ड दोस्तों आपका जो है वो टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है।
और आप याद रखें गागरोनी तोते के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? गागरोनी तोते के लिए दोस्तों जो है फेमस है, गागरोनी तोते के लिए फेमस है। और इससे पहले पढ़ी हुई एक एक चीज याद होनी चाहिए कि आर्टिकल 48A के अंदर राज्य प्रयास करेगा। और उसके साथ साथ याद रखिए 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस है और मैम को जो है वो दोस्तों वे पसंद है 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, 5 जून पर्यावरण दिवस है और 16 सितंबर ने ओजोन संरक्षण। 1972 ने वन्य जीव एक्ट आयो, फिर कोई कहो जा 1980 में वन एक्ट ले आया और 1986 में पर्यावरण एक्ट ले आया। और दोस्तों याद रखने वाली बड़ी ऐसी बात यह है कि 2002 के अंदर थारा जो है वो आपने जैव विविधता एक्ट आयो। 2 आपने जो है वो आर्द्र भूमि है और दोस्तों याद रखा 3 थारा जो है वो नेशनल पार्क है और 5 थारा जंतुआलय है, 5 थारा जैव विविधता स्थल है और 5 दोस्तों आप लोगों के टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व, जंतुआलय और जो है वो दोस्तों आप लोगों के जो 7 आपके जो है वो मृग वन है, 27 दोस्तों आपके अभ्यारण्य हैं, 33 आखेट निषेध क्षेत्र है और दोस्तों याद रखें आपके यहाँ 36 जो है वो कंजर्वेशन एरियाज हैं। अगर वन का प्रशिक्षण चाहिए तो अलवर जाओ और मरु वन का प्रशिक्षण चाहिए तो दोस्तों जो है वो जोधपुर जाओ। और उसके बाद में दोस्तों याद रखें कि गोडावन का जो है आपका प्रजनन के अंदर जो है वो भी जोधपुर में है। और रेगिस्तान पारितंत्र की अगर बात आ जाए तो दोस्तों वन्य जीव प्रबंधन के लिए ताल छापर में बनाया है। उसके अलावा दोस्तों जो है वानिकी एवं वन्य जीव प्रबंधन, चाहे आपके यहाँ सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हो, चाहे विश्व वानिकी उद्यान हो, चाहे दोस्तों आपके ग्रास फार्म नर्सरी हो, सब कुछ यही है। अब तक की कहानी अगर अंडर कंट्रोल में है तो इससे आगे की बात जो है स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आगे अभी हमें जो है वो 27 जो है वो दोस्तों क्या पढ़ने हैं, 27 दोस्तों अपन लोगों को जो है वो 27 क्या पढ़ने हैं, सेंचुरी पढ़ने। किस किस को क्लियर है मामला, किस किस को जो है वो क्लियर है? हाँ, मामला अंडर कंट्रोल है, इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, आनंद आ रहा है, थक तो नहीं गए ना तुम लोग? सर आज तो स्पीड गजब है। स्पीड तो पहले मेरी गजब ही है, पर थे मेरे बता ही करता सार दिन, जब मैं सोचा बता ही कर लिया मैं, और तो क्या करा। स्पीड तो पहले मेरी गजब है, लेकिन नहीं। अब पहले मैं तुम लोगों को जो है वो टाइगर रिजर्व कवर कराऊंगा, फिर आगे बात करेंगे। नींद आने लगता नहीं, लगता ही नहीं इतनी जल्दी क्लास पूरी हो जाए। तो मेरे से ही पढ़ोगे ना, ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है। मजो आ रहे गुरुजी, खींचे रखो। आज ओल्ड वीडियो वाली वाइब आ रही है, बढ़िया बात है। तो मैं भी कहीं करूँ तो कणा आँख खराब हो रही है, कणा घरा विपदार, कणा माता जी को ऑपरेशन, मन टाइम कट मिले हो तो ले रहे हैं। अब टाइम मिले ना करवा दें ध्यान से क्यों, पर थारा बूस्टर जितनी क्लास खटाई को नहीं उसका, अब मैं थाना वादो कर सकूँ। RS का टाबर ने 2 मिनट सांस लेने टाइम को नहीं, बूस्टर अकेडमी जी कितनी लाइव पढ़ा हुआ है, मारा हुआ अलावा कोई लाइव पढ़ा उसका तो बताओ है? इतना लाइव हमारे जितना जो है वो कोई नहीं पढ़ा सकता, ये गारंटी है। हाँ, मैं थोड़ा कम पढ़ा रहा था, उसका कारण चलो उस समय आपको खूब पढ़ाया था पिछले 1.5 महीने, पर पिछले 15 दिनों में कम पढ़ाया क्योंकि आंखें खराब हो रखी थी। हाँ, लेकिन जो है वो इतने बढ़िया तरीके से जो है वो आप लोगों को प्रॉपर लाइव क्लासेस जो है वो यहीं मिलेंगी। आ जाओ तो फिर रिविजन कैसे करें, इस टॉपिक को कल कंप्लीट करना है, इस टॉपिक को कल कंप्लीट करना है। इससे अगला टॉपिक कौन सा लोगे, सिंचाई, खनिज या जनसंख्या? सिंचाई, खनिज या जनसंख्या, इतनी क्लास नहीं है अभी। 27 हम लोग जो है वो सेंचुरी और याद करेंगे, उसके बाद में आगे चलेंगे, कल टॉपिक पूरा करेंगे। सिंचाई, खनिज या दोस्तों आप लोगों का जो है वो पॉपुलेशन, जनसंख्या, खनिज। ठीक है, 10-30 पर छुट्टी कर दो। ना 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 ना,
फिर बाद में टारगेट पूरा नहीं होगा, पढ़ूंगा तो अभी पढ़ोगे ना। 27 टाइगर आपके जो है वो सेंचुरी याद कर जाओ, उसके बाद छुट्टी कर दूंगा। 27 सेंचुरी याद कर जाओ, उसके बाद छुट्टी कर दूंगा। कमेंट सेक्शन बंद कर रहा हूं, कमेंट सेक्शन बंद कर रहा हूं, उसके बाद बात करेंगे। उसके बाद जो है वो दोस्तों जो है वो बात करेंगे। अभी तुम लोगों ने मुझसे मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, टाइम नहीं मिलता मेरे को। हाँ, पढ़ी नहीं है तुम लोगों ने अब तक। ये जो 5-8 टॉपिक है ना, जिनमें बहुत भयंकर रट्टा लगाना पड़ता है, बहुत अच्छा याद करना पड़ता है, जैसे आपका 1857 की क्रांति, प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, आपका जो है वो दोस्तों जनजातीय आंदोलन, हाँ, समाचार और संस्थाएं, महिलाओं का योगदान, एकीकरण, ये नहीं पढ़ा तुमने कभी? पढ़ाऊँगा कभी टाइम मिला तो, पहले इतना तो पढ़ाऊँ तुम्हें। इको पॉलिटी और कवर करवानी है। अभी तुम्हारी भीमरी बने नहीं बने, मेरी जरूर बननी है इस 1 महीने में। आ जाओ। अरे ओपर का लास्ट डेट है, अपने साथ वालों को याद दिला दो किसी को करवाना है तो। हाँ, और जो बच्चे यूआरओ के केवल पार्ट बी में है, उनको हम जो है वो 2 दिन एक कोड बना के देंगे। तुमने गलती से पार्ट बी ले लिया, कंपटीशन पूरा जीके में ही है, तुम्हें आगाज बैच में आ जाना चाहिए था। सही है ना? किस किस को ऐसा लग रहा है कि सर पार्ट बी ले लिया? हाँ, कि जो है वो पार्ट बी ले लिया, इससे अच्छा जीके में आ जाना चाहिए था। लगता है ना? तो तुम लोगों ने जो भुगतान किया है 2000, उसके ऊपर आपको 2000 और दे के आगाज में आ जाना, एक कोड बना के दे देंगे। उसके बाद में आप लोग जो अपने बैच को अपग्रेड कर लेना, अपने बैच को जो है क्या कर लेना, अपग्रेड कर लेना। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद। अब जो है वो आगे चलते हैं। राम राम नहीं करूंगा मैं, नहीं तुम तो क्लास से भाग जाओगे। आ जाओ। चलो तो भाई, अब हम बात करते हैं अपने यहाँ पे अभ्यारण्य के बारे में। और कमेंट बंद करने लो, काम ठीक है, पहले मैं ध्यान को नहीं हुआ तो सोरो कमेंट बंद हो गए। चलो अब जो बात करते हैं, और बात करते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे अभ्यारण्य के बारे में। साइट बोलती है, और साइट ये कहती है कि 27 आपके यहाँ पे सेंचुरीज हैं। अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़े अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो दोस्तों आपका सबसे बड़ा अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान है, 3162 किलोमीटर को। लेकिन सब बड्डो तो सही जाना है, सबसे बड़ा तो मरु उद्यान है, लेकिन 2 नंबर पे कौन सा है? 2 नंबर पे सबसे बड़ा केला देवी अभ्यारण्य है दोस्तों आपका, 677 किलोमीटर स्क्वायर वाला। और 3 नंबर पे कुंभलगढ़ है जी, और 4 नंबर पे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। याद रह जाएगा। चारों याद नहीं करो तो कम से कम मरु उद्यान सबसे बड़ा है, ये सबको पता है। अगला घटता क्रम पूछ लेगा तुमसे। मरु उद्यान, केला देवी, कुंभलगढ़, चंबल, कुंभलगढ़ और चंबल, कुंभलगढ़ और चंबल, कुंभलगढ़ और चंबल। उसके अलावा सबसे छोटों में अगर बात करो तो सरिस्का ए है जो एकदम छोटा सा है, फिर सज्जनगढ़, फिर ताल छापर, फिर केसरबाग, फिर दोस्तों आपके केसरबाग अभ्यारण्य, ये सबसे छोटे में। सबसे छोटा सरिस्का है। सरिस्का ए क्यों बनाया? इतना छोटा बनाने की क्या जरूरत थी? सरिस्का को हम नेशनल पार्क बनाना चाहते हैं, और नेशनल पार्क में से कोई भी सड़क नहीं जानी चाहिए, एसएच या एनएच। सरिस्का में से जा रही थी, हम बार बार फाइल लगा रहे थे लेकिन अप्रूवल नहीं मिल रहा, इसलिए अब हमने सरिस्का के 2 पार्ट कर दिए। जिधर से वो सड़क जा रही तो सड़क से उधर का हमने सरिस्का रखा ही नहीं, अब हमने इधर वाला सरिस्का अभ्यारण्य कर दिया और उधर वाला सरिस्का ए कर दिया। उधर वाला हमने सरिस्का ए कर दिया, तो अब अनुमति मिल जाए तो नेशनल पार्क बन जाएगा, इसलिए सरिस्का ए बनाया गया। इसलिए सरिस्का ए बनाया गया। तो एटलीस्ट आप लोग अगर किलोमीटर याद नहीं करें तो कोई बात नहीं है, कम से कम आप नाम याद जरूर करें कि सबसे बड़ा मरु उद्यान है, फिर केला देवी, फिर कुंभलगढ़, फिर चंबल अभ्यारण्य। और अगर आप छोटों में देखें तो सबसे छोटा सरिस्का, उससे थोड़ा सा बड़ा सज्जनगढ़, फिर ताल छपर हमारे चूरू वाला जो शेखावाटी का एकमात्र अभ्यारण्य, फिर केसरबाग, फिर दोस्तों आपका केसरबाग। ये सीक्वेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में नहीं तो कॉपी में एक बार मेरे कहने पे लिखो, और कॉपी में एटलीस्ट मेरे कहने पे लिखो भाई, कॉपी में लिखो एक बार मेरे कहने पे, हाँ, कि आपके यहाँ पे जो है वो सबसे बड़ा मरु उद्यान, केला देवी, कुंभलगढ़ और चंबल, ठीक है। और सबसे छोटे में अगर हम देखें तो सरिस्का, सज्जनगढ़, ताल छापर, और दोस्तों आपका जो है वो कौन सा, केसरबाग, धौलपुर वाला। अभी पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले सरिस्का अभ्यारण्य के बारे में बात करते हैं। सरिस्का अभ्यारण्य की स्थापना भी 1955 में, कहाँ जी, जायज बात है, 1955 में जब रणथंभौर बना तभी सरिस्का बना था अभ्यारण्य। यह राज्य की दूसरी बाघ परियोजना का, हाँ गुरुजी, अब बात भी ठीक याद है, क्योंकि पहलो टाइगर रिजर्व अगर आप लोग याद करना तो पहलो टाइगर रिजर्व कौन सा है दोस्तों तारो, रणथंभौर। 2 नंबर कौन सा है, सरिस्का। 3 नंबर कौन सा है, मुकुंदरा। 3 नंबर कौन सा है, मुकुंदरा। तो सरिस्का आपकी जो है वो अभ्यारण्य था, और सेकंड टाइगर रिजर्व था। यहाँ पे दोस्तों सरिस्का के अंदर जो है
हाँ, सरिस्का जो है आप लोगों का, वहां पर दोस्तों सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि वहां पे टाइगर ही लुप्त हो गए, तो बाघों का पुनर्वास करवाया गया, इसलिए यहां ऑपरेशन टाइगर रीइंट्रोडक्शन करवाया गया और रणथंभौर से टाइगर लाए गए। कहां से टाइगर लाए गए? रणथंभौर से टाइगर लाए गए, इसलिए। हाँ, और मैं फिर कह रहा हूं तुम लोगों को, जैसे तुम्हें वहां पे पाइथन पॉइंट मिला था ना, सरिस्का घूमने जाना, सिलीसेड के पास में क्रोकोडाइल पॉइंट और मिलेगा। जब घूमने जाओगे तो कोई ऐसे जब जाओगे ना सरिस्का के अंदर घूमने, सिलीसेड, हाँ, तो कोई बोलेगा इधर से जाके खड़े हो जाओ, वहाँ तुम्हें बहुत सारे मगरमच्छ दिखेंगे। मगरमच्छ बड़ी है एकदम, जो सूर्यास्त मगरमच्छ जो है वो दिन में भी मस्त भाई साहब, ठीक है, तो आपको दिखेंगे, देखना तुम लोग कभी जाओ तो डर नहीं लगेगा, एकदम आराम से तुम लोग जाके उसकी पाल पे खड़े होकर देख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो सरिस्का जो है वो दोस्तों अभ्यारण्य है, वो आपका 1955 में आपका अभ्यारण्य बना, राज्य की दूसरा टाइगर रिजर्व है। ऑपरेशन टाइगर रीइंट्रोडक्शन के तहत रणथंभौर से यहाँ पे बाघ लाए गए। यहाँ हरे कबूतर और जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है, तो भाई ठीक है, आप जो है वो जंगली सुअर तो याद नहीं करें, पर हरे कबूतर जरूर याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दर्शनीय स्थल में पांडुपोल और भर्तरी, आपको पांडुपोल के अगर दर्शन करने हैं तो दोस्तों आप लोग जो है वो केवल मंगलवार को जाएं। सरिस्का में आप जा सकते हैं, बहुत अच्छा एरिया है सरिस्का के अंदर, और आप जा सकते हैं। आजकल तो दोनों साइड, टहला साइड भी अच्छा डेवलपमेंट हो गया, इधर से भी अच्छा डेवलपमेंट हो गया, तो एक दिन जो है वो मिलता है। उसके अलावा दोस्तों 2000 और अभी हम लोगों ने इसे ईवी बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कर दिया। कहां कहां पे? त्रिनेत्र गणेश जी और पांडुपोल। क्यों किया ईवी बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम? क्यों किया? इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों किया हम लोगों ने? इलेक्ट्रिक व्हीकल इसलिए किया हम लोगों ने कि वहां पर्यावरण प्रदूषण ना हो, वहां क्या ना हो, पर्यावरण प्रदूषण ना हो। 2013 में इससे ही विभाजित करके सरिस्का ए बना दिया गया, जो कि सबसे छोटा है। इससे ही विभाजित करके दोस्तों आपका जो है वो क्या बना दिया गया? सरिस्का ए बना दिया गया, जो इससे भी जो है वो दोस्तों जो है वो छोटा है। क्लियर? तो सरिस्का ए अलवर में सरिस्का अभ्यारण्य से विभाजित करके बनाया गया, उससे थोड़ा सा अलग पोर्शन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा। सड़क से उधर वाला जो एरिया है पूरा का पूरा, उसको जो है वो थोड़ा सा एरिया ही है, उसको जो है वो अपन ने सरिस्का ए बना दिया। हरे कबूतर, हरे जो है वो दोस्तों आपके यहाँ कबूतर, तोते मत कराना। पांडुपोल जी महाराज आपको याद ही है, सरिस्का ए 2013 में बना। टाइगर रीइंट्रोडक्शन याद है, दूसरी बाघ परियोजना याद है, याद रखें। जिले कौन कौन से? अलवर आपका, कोटपुतली, बहरोड और जयपुर ग्रामीण। अलवर, कोटपुतली, बहरोड और जयपुर ग्रामीण, क्यों शाहपुरा वाला एरिया ये भी इसके अंदर आता है। जयपुर ग्रामीण भी जो है वो दोस्तों टच करना है। जिले आप लोग याद कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, जिले आप लोग जो है इजीली याद करें। मैं फिर कह रहा हूँ, जिले से संबंधित प्रश्न पूछ के अगला जो है वो कंफ्यूज ना कर रहा है, ना ही 2-3 साल करेगा, ना ही जो है वो कर रहा है, ना ही 2-3 साल जो है वो करेगा। सरिस्का ए के बाद में आगे चलते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर में है, बाड़मेर में है, जो सबसे बड़ा है। अभ्यारण्य की स्थापना 1980 में होती है, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपके गोडावण की शरण स्थली है, जो आपका राज्य पक्षी है गोडावण, उसकी शरण स्थली है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। 3162 किलोमीटर स्क्वायर। जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर में एरिया इसका ज्यादा है, बाड़मेर में इसमें एरिया कम है। जनरली यहाँ पे आपको गोडावण मिलेगा, या थोड़े बहुत तितर मिल जाएंगे, पीवड़ा सांप मिल जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, अभी हमारे उस क्षेत्र के अंदर आपको जो है वो हर जगह हिरण तो मिलेंगे ही, लेकिन जनरली यहाँ पर जो है आपको ये मिलेगा, बहुत कम जो है वो दोस्तों आपको वन्य जीव मिलेगा। अब आगे बात करते हैं। इस अभ्यारण्य में ओकलवुड फॉसिल पार्क भी है। आप लोग ज्योग्राफी में सबसे पहले पढ़ते हैं, फिजिकल डिवीजन में ओकलवुड फॉसिल पार्क क्या है कि भैया आपके यहाँ पे जो है लगभग जुरासिक काल की लकड़ी के अवशेष हैं जी। जुरासिक काल की लकड़ी के ऐसे अवशेष हैं कि इतनी पुरानी लकड़ी है जी, विश्व की प्राचीनतम लकड़ी के जो है वो अवशेष हैं, याद रह जाएगा। यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति के साथ साथ पीवड़ा सांप, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एवं जो है वो दोस्तों वन्य जीव के जीवाश्म आप लोगों को जो ओकलवुड मिलेंगे। तो पीवड़ा सांप और उसके साथ साथ गोडावण है। और इस अभ्यारण्य में लाठी सीरीज भी स्थित है, जहाँ पे जो है वो आप लोगों ने लाठी सीरीज, जो आपका बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र जिसे आप बोलते हैं, जहाँ पे धोरे नहीं है, तो वो दोस्तों आप लोगों को पता ही है, मोहनगढ़ से पोखरण तक का जो एरिया है, जहाँ पे जो है वो कंकरीली मिट्टी है, जहाँ पे आपका जो है वो कंकरील, हाँ, जो है वो लगभग पक्की मिट्टी वाला सा क्षेत्र है, वहाँ पे किसी प्रकार के बालू का स्तूप नहीं है। तो ये आपका जो है वो दोस्तों ओकलवुड फॉसिल पार्क,
पियूणा सांप, गोडावण संरक्षण, और गोडावण संरक्षण के लिए हमने रामदेवरा के अंदर कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर भी बना रखा है, जोधपुर में प्रजनन के अंदर बना रखा है, सोरसन में भी हम लोगों ने बना रखा है, याद ही होगा। क्योंकि गोडावण जो है वो दोस्तों याद रखे, इसे मालमोर्डी भी कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं, हुकना पक्षी भी कहते हैं, सोन चिड़िया भी कहते हैं। वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रेसिप्स, राजस्थान का राज्य पक्षी है, मरु उद्यान में मिलता है, सोरसन में मिलता है, सौंकड़िया अजमेर में भी मिलता है, सोरसन 12 और सौंकड़िया अजमेर में भी मिलता है। आहार क्या, सेवण घास खाता है ये जनरली, जो आपकी सेवण घास जो है वो जनरली मोहनगढ़ जलपट्टी, जो आपकी मोहनगढ़ से पोखरण के अंदर जो लाठी सीरीज है वहाँ दोस्तों ये मिलता है, इसलिए जलपट्टी को ही गोडावण की शरण स्थली कहा जाता है। रेड डाटा बुक में से संकटग्रस्त पक्षियों की श्रेणी में रखा है, किसमें, जो IUCN की रेड डाटा बुक है उसमें दोस्तों संकटग्रस्त जो है, हाँ, एंडेंजर्ड स्पीसीज है उसके अंदर रखा गया है, याद रखिएगा। श्योर, गोडावण, हाँ तो बढ़िया ना, याद तो करना ही पड़ेगा। थक तो नहीं गए, थकना मत भाई रे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी 15-20 मिनट में पूरे हो जाए। आगे वालों में कुछ नहीं है, 5-7 ही महत्वपूर्ण है, और तो बस नाम याद रखना, अगला मिलान करवा लेगा कौन से जिले में, और तो जब नाम याद रखना, अगला मिलान करवा लेगा कौन से जिले में। काम की बात वाला एक तो सरिस्का है जो 1955 में बना, बाद में टाइगर रिजर्व बना, ट्री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम वहाँ चलाया गया, और वहाँ पे दोस्तों आप लोग जो है वो देख सकते हैं हरे कबूतर, ठीक है, अलवर में कोटपुतली वाला एरिया और जयपुर ग्रामीण। फिर सरिस्का ए आपको पता है, फिर राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि बाड़मेर जैसलमेर में, जैसलमेर में ज़्यादा एरिया है, सबसे बड़ा है दोस्तों। 1980 के अंदर आपका जो है वो क्या बनता है, ये अभ्यारण्य बनता है। इसमें दोस्तों आकलवुड फॉसिल पार्क है, गोडावण है, और उसके साथ साथ दोस्तों पियूणा सांप है। गोडावण की जो है वो शरण स्थली हम लाठी सीरीज को कहते हैं, ये अपन लोगों को पता है। अब आगे चलते हैं प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ लिया, वैसे मैं सारे प्रोजेक्ट पढ़ाऊंगा तुम्हें अलग से, लेकिन फिर भी साथ में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कब, क्योंकि आपके RS में पूछा था प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ, तो कल को कोई पूछ ले। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, 2013 में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के अंदर जो है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो आपका गोडावण जो है उसकी आबादी अब कितने 73 बचे हैं। ये अभियान चलाने के बाद में को 70-73, अभी इनकी जो 73 या 78 इनकी कुछ पॉपुलेशन हुई थी, तो ये इतने ही बचे हैं भाई साहब। तो दोस्तों राजस्थान में गंभीर रूप से जो आपका लुप्त प्राय जो गोडावण है उसके संरक्षण के लिए 2013 में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाया जाता है, और इसके तहत गोडावण पक्षी के संरक्षण हेतु रामदेवरा और सोरसन में 2 जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर जो है वो क्या खोले जाते हैं, ब्रीडिंग सेंटर। एक तो रामदेवरा में और एक दोस्तों आपके सोरसन के अंदर जो है वो ब्रीडिंग सेंटर जो है वो खोले जाते हैं, याद रह जाएगा। ये प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो गोडावण प्रजनन के अंदर जोधपुर में है, ब्रीडिंग सेंटर फर्स्ट आपका सोरसन में, और दोस्तों जो है वो सेकंड आपका जो है वो कहां पर है, सेकंड दोस्तों आप लोगों का रामदेवरा में, रामदेवरा के अंदर। क्लियर। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो आपके MP से स्टार्ट होके राजस्थान और उसके बाद में उत्तर प्रदेश तक जाता है। चंबल के साथ साथ दोस्तों आपका एक अभ्यारण्य चलता है जो कि आपके जो है वो दोस्तों जहाँ से चंबल वहाँ पे ही अभ्यारण्य। राजस्थान में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर से ये गुजरता है। और दोस्तों ये जनरली किसके लिए है, राजस्थान में एकमात्र नदी अभ्यारण्य है, और घड़ियालों के संरक्षण के लिए चंबल अभ्यारण्य जो है वो दोस्तों आप लोगों का महत्वपूर्ण है। चौथा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, 4th लार्जेस्ट आप लोग जो है वो इसे मान सकते हैं घड़ियाल संरक्षण के लिए। तो किसके लिए, घड़ियाल। घड़ियाल और मगरमच्छ में अंतर दिखेगा, घड़ियाल के आगे से देखना आप, हाँ एकदम छोटी सी मिलेगी चोंच, पतली लंबी मिलेगी लेकिन साइज कम मिलेगी, याद रह जाएगा। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। अब इनके है ना जिले याद होने चाहिए 3-4 में, एक तो टाटगढ़ रावली में, एक तो टाटगढ़ रावली में जिले पूछ के कंफ्यूज करता है, एक कुंभलगढ़ में जिले पूछता है, एक राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में। क्योंकि मरु उद्यान में क्या ही पूछे, पता है बाड़मेर, जैसलमेर, सरिस्का, अलवर, कोटपुतली और जयपुर में एकदम क्लियर ही है। तो इन 2 के अंदर तो क्या ही पूछे अगला। अब ये तो क्लियर है, कंफ्यूज अगला या तो करता है दोस्तों आपके चंबल अभ्यारण्य क्योंकि ये कई जिलों के अंदर है, या फिर अगला करता है कुंभलगढ़ में, या फिर करता है टाटगढ़ रावली में, या करता है टाटगढ़ रावली में। अब ये दोस्तों आपके वहां पे जहां पे दोस्तों आपकी चंबल है, तो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर आपके चंबल के जो विस्तार के साथ साथ, तो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर याद रखो।
राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य 5 जिलों में चौथा लार्जेस्ट घड़ियाल संरक्षण जापानी पद्धति के तहत यहाँ किया जा रहा है। और दोस्तों एकमात्र नदी अभ्यारण्य है, एकमात्र नदी अभ्यारण्य है। क्लियर। फिर दोस्तों ताल छापर क्या पढ़ो, शेखावटी का एकमात्र अभ्यारण्य चूरू में है ही। और दोस्तों कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, हाँ ब्लैक बग्स के लिए जो प्रसिद्ध है। और यहाँ पे बहुत ही मीठी घास होती है, एक मतलब इतनी मीठी होगी तुम्हें खुद को मतलब बहुत सुगंधित होती है, बहुत ही मीठी घास होती है जी। पहले इसे है ना छापर का मेवा कहते थे, आज तो चलो फॉरेस्ट वाले उगाने नहीं देते, मतलब फॉरेस्ट वाले उपाड़ने नहीं देते हैं। कोई टाइम में ये कहा जाता है, अब हमारे टाइम में तो नहीं, हमारे दादाजी के टाइम में ये कहा जाता है कि अभ्यारण्य के आसपास के जो लोग थे वो इसको जो उपाड़ते थे और उस घास को फिर बाद में जो है ना, जिस तरीके से आपके पालक, धनिया, पुदीना ये नहीं बिकता, वैसे इसकी जो रेडी लगा करती थी और लोग जो है वो लेके जाया करते थे। इसे छापर का मेवा कहा जाता था, इतनी शानदार घास है ये। हाँ ठीक है, तो आपकी जो ये घास है मोचिया साइप्रस रोटंडस कहते हैं, जिसे मेथा घास कहते हैं दोस्तों, आपके मोचिया साइप्रस रोटंडस घास कहते हैं, ये है। यहाँ पे गंगा सिंह जी जो है वो, क्योंकि ये आता बीकानेर रियासत में था, तो वो उनका एक तरीके से शिकारगाह था ये, बिदासर के पास ताल छापर शिकारगाह था। तो गंगा सिंह जी जनरली यहाँ आया करते थे, तो उन्होंने दो दोस्तों यहाँ पे उदोलाव और भैंसोलाव 2 तालाब बना दिए। अब तुम लोगों को लगे ये बहुत बड़े तालाब हैं, अगर तुम में से किसी को लगे कि ये बहुत बड़े तालाब है तो तुम जाओ तो ढूंढ के बताना मेरे को। तुम्हें खुद को ही लगेगा सर जो वो बस यही है क्या, उदोलाव भैंसोलाव। तुम्हारी इच्छा हो कि ऐसे मतलब तुम लोग उदोलाव के किनारे खड़े होगे और फिर बाद में जो है दूर दूर तक देखोगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, या तुम भैंसोलाव के पास में खड़े होकर दूर दूर तक पानी पानी देखोगे। यहाँ की गोंदे गाँव में जोड़ा गोंदे क्या करो थे भैया, उदोलाव और भैंसोलाव भैया, उदोलाव और भैंसोलाव, सीधी सी बात है। आजकल ताल छापर में थोड़ा थोड़ा टूरिज्म, हाँ टूरिज्म बढ़ने लग गया है थोड़ा थोड़ा। जनरली आप लोग हाँ 2 इतना टूरिज्म भी नहीं है हमारे ताल छापर में, 2 आपको जो है वहाँ पे मिलेंगे जो घुमा के ला सकते हैं, 2-3 ट्रांसपोर्टेशन के लिए मिलते हैं। वहाँ आप जब जाओगे घूमने तो ऐसे घूमने जाके लास्ट में 2-3 रास्ते फंटेंगे और बोलेंगे इससे आगे नहीं जाना है, दलदली क्षेत्र हो सकता है, गाड़ी फंस सकती है, तो आप तो यही हो जाओ बस। हाँ तो थोड़ा सा देख लो, फोटो खींच लो, और जो है वो 2-4 जो है वो ऐसे लगे रहते हैं साइन बोर्ड, उन पे लिखा रहता है ये ब्लैक बग और ये। पर एक चीज मैं बता सकता हूँ, ये विश्व की सबसे शानदार घास का मैदान है, वेल मैनेज्ड ग्रासलैंड, ये आपका विश्व का है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बता सकता हूँ, क्षमता से ज्यादा हिरण है, क्षमता से ज्यादा हिरण है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, सारे हिरण तो हम गिनते ही नहीं है, हम केवल काले हिरण गिनते हैं, है ना। क्योंकि मैं खुद ही जो ना अभी घूमने गया, पहले नहीं घूमने गया था, एक दिन मैं भी बैठा ही था, मौसम ठीक था, तो मैं चलो आज ताल छापर घूम के आते हैं। तो वहाँ पे FRO साहब थे, उनको बड़ी मतलब ऐसे थी, तो मैं कहा चलो इसके ऊपर चर्चा ही कर लेते हैं। घूमे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे घूमने को तो क्या ही है, अभी उधर से देखें तो फिर हमारा वाला घर तो नहीं दिखता, लेकिन गाँव तो दिखने लग जाता है, सुजानगढ़ तो दिखने लग जाता है। तो इतना सा ये बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं है। तो मैं उनसे डिस्कशन करने लग गया, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ जो ये अभ्यारण्य है ना, यहाँ पर जो है वो प्रवासी पक्षी भी आते हैं, कुरंजा पक्षी भी आते हैं, वो तो सारी चीज़ बड़ी है। उसके साथ साथ ये सबसे तकड़ा ग्रासलैंड है, और उसके साथ साथ आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी, और हमारा जो एरिया है उस एरिया के अंदर जनरली जो है वो आपको आगे जो एरिया है वहाँ पे विष्णु मिलेंगे, उससे पहले आपको जो क्या मिलेंगे, सिद्ध मिलेंगे, और जो जनरली जाट। तो वहाँ पे जो किसी भी प्रकार का शिकार विकार का तो वैसे ही चांस नहीं है, ना करने देते ना होने देते, ऐसी कोई संभावना ही नहीं रहती। इसलिए ये आप लोग देखेंगे, मतलब हमारे खेतों के अंदर भी आप देखोगे ना तो आपको हिरण दिखेंगे। जैसे हमारा खुद का खेत है वो बिदासर के पास है, और बिदासर जो एरिया है वो बिदासर, डूंगरगढ़, नोखा जो एरिया है वहाँ पे जो हिरण की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ताल छापर से लेकर कंप्लीट जो मुकाम तक आपको हिरण मिलेंगे। तो बटा मूंग होवे ही को नहीं, मतलब होवे तो होवे, अब होवे तो भी जितने भी होए उतने हो जाए, होए तो थोड़े बहुत होते हैं, नहीं तो बाद में जो है वो हिरण जो कर देते हैं, खत्म तो कर देते हैं, फिर बाद में नुकसान करते हैं, छोटा मोटा नुकसान भी करते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा खेती भी नहीं है ना, बहुत आगे जाके खेती है जहाँ पे पानी मीठा है। जब डूंगरगढ़ की तरफ चलते हैं तो उन्होंने पूरी की पूरी फेंसिंग कर रखी है। डूंगरगढ़ एरिया के अंदर पानी है, आगे नोखा की साइड थोड़ा पानी है, लेकिन जो बिदासर वाला एरिया है, हमारा वाला सुजानगढ़ वाला एरिया है, ये लालगढ़ तक, बीकानेर तक ये एरिया आता है, यहाँ पानी नहीं है, तो खेती वैसे ही नहीं होती। जो हिरण का क्यों नाम लगाना है,
हिरण का बेचारे का क्यों नाम लगाना, खेती वैसे ही नहीं है आपके तो इतने कोई मूंग होते हैं, 2-4 फली खा जाता तो खा जाता, और क्या है फिर बाद में। तो इतनी कोई बहुत अच्छी खेती नहीं है वहाँ पे, वैसे भी लगभग काड़ सा ही पड़ता है हमारे एरिया के अंदर, तो तभी मतलब इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, समझते हो तुम लोग। हाँ तो ये है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि एक ये जो जगह है ना, उन्होंने बताया कि ये जो जगह है मतलब यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 4 जो है वो दोस्तों क्या होने चाहिए, ब्लैक बग ही होने चाहिए। इतने एरिया के अंदर एक कोई एरिया बताया उन्होंने, उसके अंदर इतने ब्लैक बग होने चाहिए, जितनी क्षमता थी ना उससे ज्यादा हो रखे। फिर बाद में मैंने कहा भाई यहाँ इतनी तो जो कुछ होता ही नहीं है, तो फिर यहाँ ये सर्वाइव कैसे किए, यहाँ ये सर्वाइव कैसे। आप ताल चापर पूरे अभ्यारण्य में आप जब देखोगे ना, मैक्सिमम आपको 50 पेड़ दिखेंगे। आपको क्या मिलेंगे, मैक्सिमम 50 पेड़ मिलेंगे पूरे के पूरे ताल छापर। इधर वाले साइड वाले ताल छापर में देखोगे ना 50 से ज्यादा पेड़, 1-2 पेड़ दिखेंगे तुम्हें, पूरा एकदम ताल का ताल ही पड़ा है, पूरा ताल का ताल ही पड़ा है। तो फिर ये चीज और बता देता हूँ, ताल छापर के अंदर जो है बरसात के टाइम में इनको खाने के लिए ठीक रहता है, लेकिन पास में एक बहुत बड़ी गौशाला है, और गौशाला वाले गाय के लिए तो चारा डालते ही हैं, लेकिन जिस समय गर्मियों के टाइम जो है वो पानी की व्यवस्था वहां के लोग करते हैं, और साथ के साथ जो है वो घास की, हरे चारे की, इसकी व्यवस्था भी कर देते हैं, गाय के साथ साथ इनकी भी कर देते हैं। और बताओ और क्या चाहिए। इसलिए सबसे बढ़िया जो है वो वेल मैनेज्ड ग्रास लैंड है, घास का मैदान है। ब्लैक बग तो वहाँ बहुत शानदार स्थिति में, और इतनी अच्छी स्थिति में है कि आने वाले टाइम में जो है वो जसवंतगढ़ टाइप, हमारे से आगे लाडनू क्षेत्र आता है सुजानगढ़ से आगे, तो सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि उस क्षेत्र में भी हम विस्तार करने जा रहे हैं, उस क्षेत्र में भी हम विस्तार करने जा रहे हैं। जैसे यह आपका ताल छापर का एरिया है, यह आपका ताल छापर की सेंचुरी है, यहाँ जो पूरा का पूरा शहर जो है वो ये आपका जो सुजानगढ़ शहर है, यहाँ पूरा का पूरा शहर क्या है, सुजानगढ़ है। यहाँ शहर जो है वो एक जसवंतगढ़ शहर है, यहाँ जसवंतगढ़ शहर है, और यहाँ आपका लाडनू है, यहाँ आपका लाडनू है। तो ये एरिया बीच का एरिया बचा हुआ है ना, इसको भी गवर्नमेंट ने अधिग्रहित कर लिया, अब इसको यहाँ और बढ़ा रहे हैं। उसके बाद में इसके आसपास एक क्षेत्र और है, और उसे आप देखेंगे द्रोणपुर कहते थे कोई टाइम में, द्रोणपुर, या दोस्तों गोपालपुरा, गोपालपुरा कहते हैं कि आपके पांडव अज्ञातवास के टाइम यहाँ आए थे, पांडव अज्ञातवास के यहाँ। डूंगर बालाजी की पहाड़ी भी है वहाँ पे, गोपालपुरा गांव भी है, आदर्श गांव रहा हुआ है। यहाँ से जो है वो राठी जी सरपंच रही हुई है, जिन्हें जो पुरस्कार भी मिला हुआ, बहुत अच्छा गांव है। यहाँ ये एरिया इससे जुड़ा हुआ है, तो आने वाले क्षेत्र में यहाँ पर भी जो है वो आपका ताल छापर अभ्यारण्य बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि यहाँ हम लवकुश वाटिका बना रहे हैं। चूरू की एकमात्र लवकुश वाटिका कहाँ बन रही है, चूरू की एकमात्र लवकुश वाटिका जो है वो गोपालपुरा गांव में बन रही है। ठीक है, और पढ़ाऊंगी डिटेल में तान। फिर बाद में 8वें ते आगे चलो ने, आ रोड है मेगा वे, ये रोड में आगे चलो जा 8 थाणवा वे, थाना कनु इं गेलो जाके इं जाके 8 मारो घर आवे, तो कदे घूमना गेड़ा हो जा बता दे वाले। ठीक है, हाँ हनुमान जी का मंदिर है, डूंगर बालाजी का मंदिर है, सर बस सब ऐसे क्या मतलब हम हमारी चीज नहीं बता सकते 5 मिनट चूरू का, वैसे ही जीके कम है जी। अब थोड़ा बहुत कोई ज्योग्राफी के अंदर थोड़ा बहुत आए तो, और यहाँ आप आओगे तो यहाँ सालासर बालाजी है, तो पहले बढ़िया सालासर बालाजी का दर्शन करो। सालासर बालाजी का दर्शन करके सुजानगढ़ में आओगे तो दोस्तों आपको तिरुपति मंदिर मिलेगा, जो कि हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा मंदिर है। और तिरुपति मंदिर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। किसमें, नागर में नहीं, द्रविड़ शैली में, नागर शैली में नहीं, द्रविड़ शैली में, दक्षिण शैली में बना हुआ मंदिर है। ये आपको बस स्टैंड पर ही मिल जाएगा, बहुत अच्छी हवेलियां हैं। उसके बाद में आप जब आगे चलेंगे तो दोस्तों आप बढ़िया तरीके से ताल छापर का भ्रमण करें। ताल छापर का भ्रमण करने के बाद में आप डूंगर बालाजी आए और यहाँ पे बालाजी महाराज के दर्शन करें बढ़िया तरीके से। फिर गोपालपुरा गाँव को देखें, फिर थे जानो तारो राम जाने, फिर थे जानो और तारो राम जाने। ठीक है, तो भाई हमारे वहाँ पे कोई टूरिज्म की कमी तड़ी, आओ तुम सुजानगढ़, एक दिन टाइम तो निकालो तुम लोग, और तो क्या बताए, तभी हम रह गए जिले में। नहीं बताओ, इतनी बढ़िया जगह है, उसके बाद हम जिला नहीं बन पाए। तो भगवान करे अगर तुम लोगों की दुआएं साथ में हो तो हम भी कभी जिला बन जाए। तो मैंने कहा था कि भाई अब चूरू सुजानगढ़ जिला बन गया ना, अब मैं जो ना जिला दर्शन पढ़ाऊंगा। और बाद में सरकार ने वापस मना कर दिया, तो मैंने तो एक ही जिला बनाया, डीडवाना एक ही पढ़ाया, और उसके बाद में अगला पढ़ाया ही नहीं थे मैंने।
चाहे रतनगढ़ भी भेज दो, जाते टाइम रतनगढ़ और उड़ जाओ और क्या। तो सुजानगढ़ अगर आप लोग घूमने जाएं तो सालासर बालाजी, सुजानगढ़ में बहुत अच्छे अच्छे हवेलियां हैं, अच्छे अच्छे मंदिर हैं। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट लाडनू के अंदर है ना जैन विश्व भारती है, आप लोग देखना चाहें तो ये भी अच्छा है। हाँ आचार्य तुलसी की जैन विश्व भारती लाडनू के अंदर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जैन विश्व भारती बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जैन विश्व भारती, ये भी देखने लायक है, ये भी देखने लायक है। ठीक है फिर आज के लिए बहुत है, ज़्यादा तारीफ होगी। हाँ ठीक है जाओ फिर। तो तुम अपने साथ वालों नहीं बताओगे फिर है? तो कोई आजकल तुम लोगों का प्रेम कहाँ चला गया बूस्टर एकेडमी के प्रति? तो पढ़ो बढ़िया, मौज करो, आनंद लो और मिलते हैं अब कल सुबह 7 बजे। जल्दी उठ जाना, जल्दी सोते हैं तब जाके सुबह 7 बजे उठेंगे। कल मैं कंप्लीट विधानसभा करवा दूंगा, और नहीं है भाई इतना बहुत है, कितना 1.5 घंटे हो गया। कल मैं कंप्लीट जो है वो दोस्तों विधानसभा करवा दूंगा। राजस्थान पॉलिटी पूरी होगी, ये 8 टॉपिक भी पूरे होंगे, नॉन स्टॉप चलेंगे। तब तक मैं यूट्यूब पे क्लास एक बार पढ़ाने की नहीं लूंगा, राजस्थान पॉलिटी और ये तब तक पूरा नहीं करूँ, तब तक यूट्यूब पे कोई छोटी मोटी क्लास जो है वो कोई देखेंगे, तब तक नहीं। ठीक है, पक्का कमिटमेंट, इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, लगभग जो 1000 जने तुम्हारे यूट्यूब से ज़्यादा लाइव चल रहे हैं, तो अब सबके कमेंट जो है ना लाजमी है। आदत डाल लो, सुबह 7 बजे, शाम 9 बजे। पक्की बात। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।